हेलो। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स मैन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे के सारे बच्चे एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और डेफिनेटली अपनी नीट की तैयारियों के अंदर जुटे हुए होंगे। मैं भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि जो मैंने कमिटमेंट आपको किया था, जो बच्चे मुझसे पूरी की पूरी फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, इंतजार कर रहे थे, उस कमिटमेंट को पूरा किया जाए और किसी भी तरीके से मैं अपनी स्टाइल के अंदर, अपने फ्लेवर के अंदर आप लोगों को पूरी की पूरी फिजिक्स प्रोवाइड करवा सकूं। और इसी कड़ी के अंदर आज हम एक और सेशन आपके सामने ला रहे हैं और इस सेशन के अंदर हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इसका समापन समारोह बनाएंगे। मतलब हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इस चैप्टर के हर एक हथियार को बहुत अच्छे से जाना, समझा। मैंने आपको हमेशा बताया फिजिक्स के अंदर कि दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो हथियार को कब लगाना है और दूसरा हथियार को कैसे लगाना है। मतलब कॉन्सेप्ट को कब यूज करना है और कॉन्सेप्ट को किस तरीके से यूज करना है। अगर ये दो बातें आप बहुत क्लैरिटी के साथ में पकड़ते हुए चलोगे तो आप देखोगे कि फिजिक्स, जो कि अभी सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है आप सभी लोगों के लिए, वो सबसे आसान सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसी कड़ी के अंदर आज हम बात करेंगे कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड प्रॉब्लम्स की। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको धड़ाधड़ 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 सवाल करवाते चले जाऊंगा। मैं आपको जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टाइप्स हैं, ठीक है, मतलब अगर आप इन प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से मेरे साथ साथ सीख लोगे तो आप नई प्रॉब्लम्स को भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। जेई वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट में भी कई बार नए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैं असल में आपको तैयार करूंगा नए क्वेश्चंस को करने के लिए। आप मेरे साथ में इन प्रॉब्लम्स को देखो, सीखो, समझो, हर एक चीज को बारीकी से पकड़ो एंड फिर आपके ऊपर कोई नई प्रॉब्लम भी अगर फेंकी जाएगी तो आप उसको टैकल कर लोगे, आप उसको सॉल्व कर लोगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो शुरुआत से लेके आखिरी तक देखना। ये कंक्लूडिंग लेक्चर है एनएलएम का, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बिना किसी देरी के मैं शुरुआत करना चाहूंगा, ठीक है? तो अपनी कॉपी, अपना पेन और अपना दिमाग, इन तीनों चीज़ों के साथ में मैं हमेशा कहता हूँ बैठा करो तैयार होके और शुरुआत से लेकर आखिरी तक क्लास को देखो, एंजॉय करो एंड फिर उसके बाद में अगर आपको क्लास अच्छी लगी, बेनिफिशियल लगी, तो कमेंट्स के अंदर बाकी बच्चों को भी मोटिवेट करो, बाकी बच्चों तक भी पहुंचाओ इस सूचना को कि यार यहाँ से फिजिक्स थोड़ी आसान तरीके से पढ़ी जा सकती है, ठीक है ना? तो हमने शूडो फोर्स के बारे में जाना था कल। कब लगता है शूडो फोर्स? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है। हमने ये भी जाना था कि इसका मैग्नीट्यूड होता है एम ए, मास ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इसकी जो डायरेक्शन होती है बहुत ही आसान, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब ये जो शूडो फोर्स है ये हमें बहुत जगह दिखाई देगा, खासकर सर्कुलर मोशन जो होती है। सर्कुलर मोशन में हमेशा एक एक्सेलरेशन होता है। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है वो डेफिनेटली नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, क्योंकि उसके ऊपर कम से कम एक एक्सेलरेशन हमेशा वर्क करता है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज टुवर्ड्स द सेंटर। तो आज अपन सर्कुलर मोशन में किस तरीके से शूडो फोर्स का उपयोग किया जा सकता है उसको एक बार अच्छे से समझेंगे, उसको एक बार अच्छे से जानेंगे और फिर यहां से हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना? तो एक एग्जांपल है आपका कार इन अ सर्कुलर टर्न। आपकी जो कार है वो एक सर्कुलर टर्न के ऊपर मूव कर रही है। तो इस तरीके का सर्कुलर टर्न है और इसके ऊपर आपकी जो कार है वो मूव कर रही है इस तरीके से। और हम इस कार की टॉप व्यू देख रहे हैं। हमें कार के पहिए नहीं दिखाई दे रहे, हमें कार की सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रही है? टॉप व्यू। अपन ऊपर ड्रोन से देख रहे हैं इसको, ठीक है? तो टॉप व्यू बना रहा हूं मैं। तो ये इस कार के ऊपर ऐसे मूव करने की कोशिश कर रही है। एट दिस मोमेंट इसकी वेलोसिटी इस तरीके से है, जैसे जैसे आएगी वेलोसिटी मुड़ती चली जाएगी, ठीक। और ये जो टर्न है इसकी जो रेडियस है, यहां पर कहीं इसका सेंटर है तो ये हो जाएगी इसकी रेडियस, ये हो जाएगी इसकी रेडियस। इतने रेडियस के सर्कुलर टर्न के अंदर ये कार मूव कर रही है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इस कार के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो ध्यान रखना अपन टॉप व्यू देख रहे हैं। मतलब जैसे मेरा ये जो हाथ है मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं, ऊपर से देख रहा हूं, तो जो mg फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा? वो अंदर जाते हुए लगेगा, इस हथेली के अंदर जाते हुए। तो अगर मैं इस कार को ऊपर से देख रहा हूं तो जो mg फोर्स है वो मुझे बोर्ड के अंदर जाते हुए नजर आएगा।
एक फोर्स तो है यहां पर कौन सा, mg, जो कि किस डायरेक्शन के अंदर है, क्रॉस डायरेक्शन के अंदर है। और ये जो कार है ये सड़क के कांटेक्ट में है, इसके पहिए जो है वो सड़क के कांटेक्ट में, तो वापस से अपोजिट डायरेक्शन में आता हुआ, मतलब सड़क के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता हुआ आपको नॉर्मल फोर्स भी नजर आएगा। तो नॉर्मल फोर्स भी यहां पर लग रहा है, वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, वो हो जाएगा डॉट डायरेक्शन में। और कौन सा फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये जो कार है ये सर्कुलर मोशन कर रही है, इसके ऊपर टुवर्ड्स द सेंटर हमेशा एक्सेलरेशन होता है। तो उस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, उस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाता है। ये एक शूडो फोर्स होता है। ये आपका फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन के अंदर। इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा फिक्स होती है, वेलोसिटी की फॉर्म में लिखोगे एम वी स्क्वायर अपॉन जो भी रेडियस है, तो यहां पर रेडियस कितनी है, आर, इतना आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। और अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये इसको खिसका के बाहर ले जाना चाहता है। कौन रोक रहा है यहां पर, फ्रिक्शन रोक रहा है। तो अंदर की तरफ यहां पर टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स लग रहा है वो है आपका फ्रिक्शन, वो है आपका फ्रिक्शन। तो मैंने आपको बताया था जहां पर भी फ्रिक्शन आ जाए उस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे। जहां पर भी फ्रिक्शन आ जाए सबसे पहले हमारा जो स्टेप नंबर 1 होता है वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन को निकालना, एफ मैक्स को निकालना। एफ मैक्स हमेशा किसके बराबर होता है, म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन। और क्योंकि यहां पर एन और एम जी आपस में एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अपोजिट होने की वजह से बैलेंस कर लेंगे। ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या कर लेंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो बैलेंस करने की वजह से आपको एन जो है वो किसके बराबर नजर आएगा, एम जी के बराबर नजर आएगा। पूरी कहानी एक एक चीज अच्छे से समझते हुए चलो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने देखा एन की जगह क्या रखा जा सकता है, एम जी रखा जा सकता है। तो म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एम जी, ये आपका एफ मैक्स हो गया। अब हम चाहते हैं कि कार जो है वो स्लिप ना करे, कार जो है वो बाहर की तरफ स्लिप ना करे। तो इस कंडीशन में अगर हम चाहते हैं कि कार डज नॉट स्लिप अवे, अगर हम चाहते हैं कि कार जो है वो फिसल कर बाहर ना निकल जाए, इसका मतलब हम इसको स्टेशनरी बनाए रखना चाहते हैं। इस डायरेक्शन में हम इसको स्टेशनरी बनाए रखना चाहते हैं, अपनी डायरेक्शन में इसको जाने दो, हम तो बस फिसलने से रोकना चाहते हैं। यानी कि हम चाहते हैं कि हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है, वो या तो कम हो या फिर बराबर हो किसके, एफ मैक्स के कंपैरिजन में। इस कंडीशन में आपका फ्रिक्शन जो होगा वो स्टैटिक होगा और वो इसको स्लिप नहीं होने देगा, राइट। तो ये कंडीशन है। अब यहां पे एफ एक्सटर्नल की तरह कौन बिहेव कर रहा है, कौन सा ऐसा फोर्स है जो कि इसको खिसका के बाहर ले जाना चाह रहा है, ये वाला शूडो फोर्स। तो एफ एक्सटर्नल जो है ये तो कौन एक्ट कर रहा है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये शूडो फोर्स की तरह एक्ट कर, शूडो फोर्स जो है वो एफ एक्सटर्नल की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एम जी के। यहाँ पे m से m कट गया, r को उधर ले जाएंगे, तो v की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल्स टू होनी चाहिए रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर मल्टीप्लाइड बाय जी। यानी कि कार की जो स्पीड है वो या तो इतनी हो या इससे कम हो, तब तो कार सेफ है। जैसे ही स्पीड इससे ज्यादा हो गई कार जो है वो फिसल के बाहर चली जाएगी। इसीलिए इसको बोला जाता है मैक्सिमम सेफ स्पीड। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन मैक्सिमम सेफ स्पीड बोलते हैं। अगर तुम इतनी स्पीड या इससे कम स्पीड पर चल रहे हो तब तो सेफ हो, अगर इससे ज्यादा हो गई तुम्हारी स्पीड तो फिर तुम फिसल के बाहर चले जाओगे। ऐसा ही होता है, अगर आप बहुत तेज स्पीड के साथ में सर्कुलर टर्न पर चलते हो तो आपके फिसल कर बाहर चले जाने के चांसेस हो जाते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से हमें समझ में आ गया, सारी चीजें हो गई हमारी क्लियर, ठीक है। अब देखो, अगर हम इस मैक्सिमम सेफ स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे पास में दो रास्ते हैं। या तो हम इसको बढ़ा दें, तो कैपिटल आर लिख दो, या तो हम कैपिटल आर को बढ़ा दें। अब कैपिटल आर को बढ़ाने से फिर फायदा क्या होगा, आपकी जो सड़क है, आप जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ाओगे तो जो टर्न है वो लेस शार्प हो जाएगा।
आप तो यही चाहते हो, खतरों के खिलाड़ी बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि टर्न तो शार्प ही रहे, मतलब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं बढ़ानी, फिर भी हमारी स्पीड बढ़ जाए, मैक्सिमम सेफ स्पीड बढ़ जाए। जी को हम कंट्रोल कर नहीं सकते, तो एक ही रास्ता है कि हम फ्रिक्शन को बढ़ा दें। लेकिन इसमें फिर नुकसान है कि अगर आप ज़्यादा फ्रिक्शन वाली सड़क बनाओगे तो ज़्यादा स्पीड से टर्न तो ले पाओगे, लेकिन आपके टायरों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, टायर बहुत ज़्यादा घिसेंगे, तो वो भी एक कॉस्टली अफेयर है। तो हम कोई दूसरा दिमाग लगाते हैं यहाँ पर, हम कोई दूसरा दिमाग लगाते हैं। तो एक तो चीज़ हमारे पास में ये हो गई, सिंपल सर्कुलर टर्न। अब हम क्या करते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड कर देते हैं। हम रोड को एक किनारे से, बाहरी किनारे से उठा देते हैं। तो आपकी जो सड़क थी वो पहले ऐसी थी, ठीक है, सड़क जो थी वो पहले कुछ इस तरीके की थी, और गाड़ी जो है वो इसके ऊपर कुछ इस तरीके से जाती हुई हमें नजर आ रही थी। अब की बार हम गाड़ी की रियर व्यू देख रहे हैं, मतलब गाड़ी ऐसे जा रही है, सर्कुलर टर्न ले रही है इस तरीके से, और हम उसको ऐसे पीछे से देख रहे हैं। अब आपने क्या करा, सड़क का जो बाहरी किनारा है इसको उठा दिया इस तरीके से। तो ये जो बाहरी किनारा उठाने वाली जो प्रोसेस है, इसको बोला जाता है बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। आपने थीटा एंगल से इसको क्या कर दिया, उठा दिया। अब कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई, अब कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई, ठीक है, अब कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई। अब ये मत ध्यान रख लेना कि सर ये तो फिसल के इधर आ जाएगी। कार जो है वो अपन पीछे से देख रहे हैं, तो अपनों को कार बेसिकली इसके पहिए जो है वो हमें इस तरीके के नजर आएंगे, इस तरीके के नजर आएंगे, है ना। कार जो है वो ऐसे बोर्ड के अंदर घुस रही है, बोर्ड के अंदर जाके टर्न ले रही है, ठीक है ना। तो थोड़ा इमेजिनेशन अपनी जो है वो स्ट्रांग रखो, ठीक है। जब भी कोई डायग्राम बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू योर इमेजिनेशन बनाया जाता है, दैट यू कैन इमेजिन दैट सिचुएशन। तो इमेजिन करो मेरे साथ साथ में कि एक ऐसा टर्न बना हुआ है, ऐसा ऐसा टर्न बना हुआ है बोर्ड के अंदर जाता हुआ। तो और तुम्हें कार जो है ऐसे घुसते हुए बोर्ड के अंदर जा रही है, तो तुम्हें कार का पिछला हिस्सा दिखाई दे रहा है, पीछे वाला जो शीशा है और टायर जो है वो पीछे से दिखाई दे रहा है, ऐसी व्यू बन रही है यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पे फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा, यहाँ पर देखो कौन कौन से फोर्स होंगे, यहाँ पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे। एक तो फोर्स लगेगा यहाँ पर mg, एक तो फोर्स लगेगा यहाँ पर mg, ये रहा आपका mg फोर्स। एक लगेगा नॉर्मल, क्योंकि ये कांटेक्ट में है सड़क के, तो ये हो गया आपका नॉर्मल, ठीक है। और एक ये टर्न ले रही है, तो अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर इधर की तरफ है, ये रहा आपका सेंटर, ठीक है। तो अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर एक फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा, दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये लगेगा। अब गाड़ी बाहर फिसलना चाह रही है, तो उसको रोकने के लिए सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लगेगा, किस डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, ठीक। तो ये सारी की सारी चीजें हो गई। अब ये चार फोर्सेस लग रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी कार जो है वो स्टेबल रहे, कार जो है वो स्टेबल रहे, यानी कि हम चाहते हैं कि ये कार जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज फोर्सेस हमेशा क्या रहे, स्टेशनरी रहे। तो हम फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लगा देंगे, इसलिए हमने यहाँ पर फोर्स की कौन सी वैल्यू लगा दी, हमने मैक्सिमम वैल्यू लगा दी, ज़्यादा से ज़्यादा जितना फ्रिक्शन लगा सकते हैं वो लगा दिया। अब अपन इसको स्टेशनरी रखना चाहते हैं, तो स्टेशनरी रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फोर्सेस को बैलेंस करना पड़ेगा। तो कोई सी भी दो डायरेक्शन चूज कर लो आप, कोई सी भी दो डायरेक्शन चूज कर लो। हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन चूज कर लेते हैं, ताकि इस फोर्स के कंपोनेंट ना लेने पड़े, इस फोर्स के कंपोनेंट ना लेने पड़े। जैसे आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन चूज करोगे, तो एक तो आपको ये एंगल थीटा मिलेगा, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एन कॉस थीटा हो जाएगा। पहले भी मैंने बताया कि इसको आप चाहो तो याद रख सकते हो, और ये हो जाएगा आपका एन साइन थीटा। ऐसे ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो इधर की तरफ आ जाएगा एफ मैक्स कॉस थीटा आ जाएगा, और इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो कंपोनेंट होगा फ्रिक्शन का, वो आ जाएगा एफ मैक्स साइन थीटा, एफ मैक्स साइन थीटा। तो ऐसे आपने इन फोर्सेस को क्या कर लिया, रिजॉल्व कर लिया। अब आप इनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस को आपस में बैलेंस कर सकते हो। पहले वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, तो वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, तो एन कॉस थीटा ये किस किस को बैलेंस कर रहा है, ये एफ मैक्स साइन थीटा
और mg को बैलेंस कर रहा है। एफ मैक्स की जगह अपन क्या रख सकते हैं, म्यू इंटू एन रख सकते हैं। एफ मैक्स जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, म्यू एस इंटू एन होता है। वो रख दिया हमने, एज इट इज चलती जा रही है इक्वेशन। इसको इधर ले आएंगे तो एन कॉमन आ जाएगा, तो अल्टीमेटली एन की वैल्यू आ जाएगी एम जी डिवाइडेड बाय, इसको इधर लाके एन कॉमन लिया होगा आपने, तो कॉस थीटा माइनस म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। ठीक है, अब ये एन की वैल्यू हमारे पास में आ गई, अब हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक तो हमने वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस किया, ठीक है, और एक हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो हमने देखा एफ मैक्स कॉस थीटा और एन साइन थीटा, ये दोनों मिलके किससे बैलेंस हो रहे हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर से बैलेंस हो रहे हैं। और अब अपने पास में एन की भी वैल्यू है और एफ मैक्स की भी वैल्यू है। एफ मैक्स का मतलब तो हो जाएगा म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन, और एन खुद किसके बराबर है, एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा यहां पर पहले से चल रहा है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा यहां पर पहले से चल रहा है। अब चाहो तो यहां पर भी म्यू एस इंटू एन आएगा, और एन यहां पर भी है, तो ये जो एन है इसको कॉमन ले सकते हो, और भी आसान हो जाएगा, एक स्टेप और कम हो जाएगा कि आप एन को तो ले लो कॉमन। तो जैसे आप एन को कॉमन लोगे, ये आपने एन जो है इसको कॉमन ले लिया, तो एक तरफ तो रह जाएगा म्यू एस कॉस थीटा, बचेगा म्यू एस कॉस थीटा, और यहां से भी एन को कॉमन ले लिया तो बच जाएगा साइन थीटा, ऐसे कुछ बच जाएगा। और इधर एम वी स्क्वायर अपॉन आर चल ही रहा है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर चल ही रहा है, एम से एम कट गया। अल्टीमेटली जो v की वैल्यू है, अल्टीमेटली जो v की वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी, रूट के अंदर कितनी निकल के आएगी, रूट के अंदर निकल के आएगी r मल्टीप्लाइड बाय g टाइम्स म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या चीज है, नीचे है आपका कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। आप चाहो तो कॉस थीटा से ऊपर और नीचे डिवाइड कर सकते हो, थोड़ा और आसान हो जाएगा। वेलोसिटी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, रूट के अंदर, रूट के अंदर ऐसे भी लिखा जा सकता है, आर इंटू जी एज इट इज रहा। जैसे इसको कॉस थीटा से डिवाइड किया तो क्या बन गया यहाँ पर, म्यू एस बन गया, और जैसे इसको कॉस थीटा से डिवाइड किया तो ये टेन थीटा बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर तो आ गया आपका टेन थीटा, पहले टेन थीटा रख देते हैं, प्लस म्यू एस। ठीक है, और नीचे आ गया आपका कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो वन माइनस म्यू एस, इसको कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा। ये आपका वेलोसिटी का एक पर्टिकुलर वैल्यू आपके पास में आया। अब ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से अगर कम हुई आपकी वेलोसिटी तो कार के बाहर फिसलने का डर नहीं है। तो यहां पर एक तो हमारे पास में आ गई मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी। ये तो कौन सी वेलोसिटी आई है, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी। वेलोसिटी इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर इससे ज्यादा हुई तो आपका जो ये फ्रिक्शन लग रहा है अंदर की तरफ, ये कार को बाहर फिसलने से नहीं रोक पाएगा। एक और वेलोसिटी यहां पर निकालते हो आप, उसको अपन बोलते हैं मिनिमम सेफ वेलोसिटी, वी मिनिमम बोला जाता है उसको। सेम कैलकुलेशन है, अपन पूरी कैलकुलेशन के ऊपर नहीं जाएंगे। उसमें क्या होता है कि कार जो है वो अंदर फिसलने की कोशिश करती है और फ्रिक्शन बाहर की तरफ लगता है। सेम कैलकुलेशन है, सेम तरीके से आप बैलेंस करोगे, फॉर्मूला भी लगभग सेम से ही आएगा, आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, आर मल्टीप्लाइड बाय जी, अब की बार आ जाएगा टेन थीटा, जहां पर प्लस है वहां पर माइनस आ जाएगा, तो टेन थीटा माइनस म्यू एस आ गया, और नीचे माइनस था तो उसकी जगह प्लस आ जाएगा, तो वन प्लस म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा। ये कहलाएगी आपकी मिनिमम सेफ स्पीड। और एक स्पीड होती है जिसको अपन बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड का मतलब क्या होता है, वो स्पीड जिस पे हम गाड़ी को चलाना चाहते हैं। सर हम तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में किसी भी स्पीड पे चला सकते हैं, सेफ है, नहीं, सेफ्टी के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से टायरों को नुकसान भी कम पहुंचे। यानी कि अपन जो फ्रिक्शन का इफेक्ट है, भले ही इसमें रखो
या भले ही इसमें रखो, फ्रिक्शन के इफेक्ट को अपन नेग्लेक्ट करना चाहते हैं, मतलब म्यू एस को अपन क्या करना चाहते हैं, जीरो। तो जैसे ही म्यू एस की वैल्यू जीरो रखोगे तो सिर्फ और सिर्फ कितनी वेलोसिटी बचेगी आपकी, आर जी मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा का होल अंडर रूट। तो ये जो वेलोसिटी है इसके ऊपर मिनिमम वियर एंड टीयर होता है। क्या होता है, मिनिमम वियर एंड टीयर, मतलब टायरों को सबसे कम नुकसान होता है, सबसे कम नुकसान होता है। इसलिए हम चाहते हैं, देखो सेफ तो है ही, सेफ तो है ही, क्योंकि हमें ऑर्डर पता है कि हमें कम से कम इतनी स्पीड पे चलाना है, ज्यादा से ज्यादा इतनी स्पीड पे चलाना है, और उसके बीच में है आपकी एक ऑप्टिमल स्पीड। तो आप इस ऑर्डर को फॉलो करते हो, इस ऑर्डर को फॉलो करते हो। तो आप अगर इस स्पीड पे चलाओगे तो सेफ तो हो ही, क्योंकि आप मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में हो। साथ ही साथ में आपने थोड़ा सा इकोनॉमिक भी बना दिया, यानी कि आपने टायरों को नुकसान भी कम पहुंचाया, आपने फ्रिक्शन के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया। अब आपको ऐसा लग रहा होगा जब मैं ये टॉपिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ कि मैं कोई नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, और यार ये तो कोई नई डेरिवेशन है वो। ये नया टॉपिक नहीं है बेटा, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। ये किसी जमाने में आईआईटी के अंदर पूछी गई प्रॉब्लम्स है, जिनको बाद में टॉपिक्स बना के पढ़ाया जाने लगा है। अरे भाई प्रॉब्लम ही तो है, हमने तो इसको एक प्रॉब्लम की तरह ट्रीट किया है कि एक गाड़ी है, वो इंक्लाइंड है, और वो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है सर्कुलर टर्न के अंदर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, शूडो फोर्स लगेगा, और कैसे फ्रिक्शन जो है वो गाड़ी को बाहर या अंदर फिसलने से रोकेगा, मतलब फोर्सेस को बैलेंस वगैरह करने। ये तो हम सीखते आए हैं एनएलएम के अंदर, तो इसको स्पेशल टॉपिक की तरह ट्रीट नहीं करना। हाँ, अब हमने समझा अच्छे से, अब हम इसके जो रिजल्ट्स हैं उनको याद रख सकते हैं, ताकि हमें बार बार ये पूरी डेरिवेशन करने की जरूरत ना पड़े। तो हम याद रख लेंगे कि जो बैंक्ड रोड होती है, बाहरी किनारे से उठी हुई रोड जो होती है, उस पर जब कोई कार टर्न ले रही होती है तो उसको मैक्सिमम कितनी स्पीड से चलना होता है, या मैक्सिमम कितनी स्पीड पर वो चल सकती है, मिनिमम कितनी स्पीड पर वो चल सकती है, इससे कम नहीं जाएगी। और अगर हमें टायरों को कम से कम नुकसान पहुंचाना है तो हमें कितनी स्पीड के ऊपर चलना होता है। ये तीनों रिजल्ट आप याद रख लोगे तो आपको अब बार बार ये डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे ये सब स्पेशल टॉपिक्स जो हैं ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स है, बार बार इन प्रॉब्लम्स को पूछा जाता रहा है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं यहां से। अब अपन बात करते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के बारे में। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है शर्त। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है शर्त या फिर बाउंडेशन। ठीक है, बाउंडेशन। सर स्ट्रिंग में कौन सी शर्त है, स्ट्रिंग में कौन सी बाउंडेशन है, पढ़ा था हमने। हमने देखा था कि जो आइडियल स्ट्रिंग है, हमने देखा था कि जो आइडियल स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ है, लेंथ जो है, इट मस्ट बी कांस्टेंट, इट मस्ट बी कांस्टेंट। आइडियल स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती। तो ये बाउंडेशन ही तो हो गई कि आप कुछ भी कर लो, आप स्ट्रिंग की लेंथ को चेंज नहीं कर सकते। ये एक कंस्ट्रेंट हो गया, एक शर्त हो गई, एक बाउंडेशन हो गई कि इसको आप कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते। इससे फर्क क्या पड़ेगा, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो यहां पर एक टेबल है इस तरीके से, ठीक है, और इस टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस टेबल के ऊपर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, ये M1 मास वाला ब्लॉक है। ये यहां पर ऐसे बंधा हुआ है, किससे, एक पुली से बंधा हुआ है, एक पुली से बंधा हुआ है। अब देखना मजेदार चीज है, इस पुली को एक रस्सी से इस तरीके से लपेट के तुम क्या कर रहे हो, खींच रहे हो। इधर तो इसको आपने फिक्स कर रखा है, इधर तो आपने इसको फिक्स कर रखा है, और इधर आप इसको क्या कर रहे हो, अपनी तरफ खींच रहे हो। ऐसी कुछ सिचुएशन बन रही है।
ऐसी कुछ सिचुएशन बन रही है। ठीक है, यहां पर एक और मास है, ये एक और मास है यहां पर m2। ठीक, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का यूज कहां पर होगा? जहां पर भी स्ट्रिंग यूज हो रही होगी। हम आज से पहले भी करते आए हैं, यहां पर भी करेंगे। बस इसको स्पेशल क्यों बता रहा हूं, उसका कारण मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। तो बस हमें तो इतना ध्यान रखना है कि रस्सी की जो टोटल लंबाई है वो हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ अगर इसका एक्सेलरेशन a2 है, इसका एक्सेलरेशन अगर a2 है, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन अगर कितना है, a1 है, ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि बताओ रिलेशन बिटवीन, आपसे पूछा गया है कि बताओ रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2, ये क्या होना चाहिए? a1 और a2 के बीच का रिलेशन क्या होना चाहिए? हमें सिर्फ और सिर्फ एक कंस्ट्रेंट ध्यान रखना है कि रस्सी की टोटल लंबाई कभी भी चेंज नहीं होती। अब आप सोचो, देखो यहां पे कैसे दिमाग लगाएंगे अपन, कैसे दिमाग लगाएंगे कि मान लो ये वाली जो पुली है और ये वाला जो ब्लॉक है, ये पूरा का पूरा x डिस्टेंस से इधर चला जाए। ऐसी कुछ सिचुएशन बन जाए आपकी, ऐसी कुछ सिचुएशन बन जाए, ये पूरा का पूरा ब्लॉक प्लस पुली जो है वो कहां पर आ जाए, x डिस्टेंस चल के इधर आ जाए। ठीक है, x डिस्टेंस चल के इस तरीके से आ जाए। ठीक है, क्योंकि जितना पुली चलेगी उतना का उतना ही ब्लॉक भी चलेगा, दोनों बीच में बंधे हुए। तो ये जो डिस्टेंस है, पहले पुली का सेंटर यहां पर था, अब यहां पर आ गया। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने कितना मान लिया, ये डिस्टेंस हमने मान लिया x1, या x मान लिया हमने, x1 मान लिया, x मान लिया, ठीक है ना। तो आप सोचो कि अगर पुली यहां से उठ के यहां पर आ गई, x1 डिस्टेंस चली, तो सोचो x1 लंबाई की स्ट्रिंग ऊपर और x1 लंबाई की स्ट्रिंग नीचे लूज हो जाएगी, लूज हो जाएगी। और स्ट्रिंग लूज तो हो नहीं सकती और स्ट्रिंग की लंबाई बदल नहीं सकती, तो स्ट्रिंग जो है वो यहां पर आकर लपट जाएगी इस तरीके से, कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी। अब स्ट्रिंग लूज तो रह नहीं सकती, स्ट्रिंग जो है वो इसी के ऊपर से ऐसे जाते 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 जो ब्लॉक है वो क्या चला जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। और कितना नीचे चला जाएगा वो हमें पता पड़ गया कि ब्लॉक M2 जो है, सोचो कितनी स्ट्रिंग लूज हुई थी, x1 लंबाई की स्ट्रिंग ऊपर लूज हुई है और x1 लंबाई की स्ट्रिंग नीचे की तरफ लूज हुई है। थोड़ी बहुत यहां पर भी उसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जो x2 होगा, ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो x2 डिस्टेंस होगी, ये पक्का किसके बराबर होगी, ये पक्का ट्वाइस ऑफ x1 के बराबर होगी। क्योंकि जितनी रस्सी यहां से लूज हुई उतनी की उतनी रस्सी इसको नीचे जाना पड़ेगा, तभी जाके रस्सी लूज भी नहीं रहेगी और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मतलब रस्सी की लंबाई भी चेंज नहीं होगी। तो हमें पता पड़ गया कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो इसके डिस्प्लेसमेंट का जस्ट डबल है। और अगर डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये रिलेशन है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या होगा, वेलोसिटीज के बीच में भी सेम रिलेशन होगा। ट्वाइस ऑफ v1 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, v2 के बराबर हो जाएगा। और वेलोसिटीज के बीच में ऐसा रिलेशन है, इसका मतलब सीधा सीधा एक्सेलरेशन के बीच में भी यही रिलेशन होगा। ट्वाइस ऑफ a1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, a2 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा रिलेशन यहां पर होल्ड करेगा। ऐसे जब भी आपको स्ट्रिंग के दोनों एंड्स पर बंधे हुए ब्लॉक्स के जो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना हो, ध्यान रखना बेटा, हथियार कब यूज करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। सर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कब यूज करना है, जब स्ट्रिंग के दोनों एंड्स से बंधे हुए ब्लॉक्स का जो मोशन हो, ब्लॉक्स की जो मोशन हो रही है या स्ट्रिंग से बंधे हुए ब्लॉक्स की जो मोशन हो रही है, उनके बीच का रिलेशन आपको फाइंड आउट करना पड़े, तब अपन इसको यूज करते हैं। अब क्योंकि ये हमें इतनी बार यूज करना पड़ता है, इतने सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड है, तो हमने इसका एक शॉर्टकट भी बना लिया। उस शॉर्टकट को हमने नाम दिया टेंशन, उस शॉर्टकट का हमने नाम दिया टेंशन डॉट
टेंशन डॉट मोशन मेथड, टेंशन डॉट मोशन मेथड बहुत सिंपल है कि सम ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी टेंशन डॉट मोशन, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी का जो सम है सारे के सारे ब्लॉक्स के लिए वो हमेशा कितना होना चाहिए, वो हमेशा 0 होना चाहिए। ये हमने एक ट्रिक बना ली इसकी। अब अपन इसको यूज करेंगे डायरेक्ट, अब अपन इसको यूज करेंगे डायरेक्ट। चलो देखिए कर दे। तो आप देखो कि इसके ऊपर कितना टेंशन फोर्स वर्क कर रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स वर्क कर रहा है T। फिर ये का ये टेंशन फोर्स कहां पर वर्क कर रहा है, यहां पर भी वर्क कर रहा है, ये भी टेंशन हो जाएगा T। और यहां पर भी वर्क कर रहा है, ये भी टेंशन हो जाएगा T। तो इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन फोर्स डेवलप होगा या इस ब्लॉक के ऊपर जो टेंशन फोर्स डेवलप होगा वो इन दोनों टेंशंस के सम के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ T हो जाएगा। ऐसे हमने देख लिया। ये तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग सेम है तो इसमें तो हर पॉइंट पर टेंशन सेम रहेगा। यहां पर भी टेंशन T है, यहां पर भी टेंशन T है, यहां पर भी टेंशन T है, इधर बनाते तो इधर भी टेंशन T होता। और इस ब्लॉक को जिस रस्सी से बांध रखा है तुमने, उसकी जो टेंशन है वो इन दोनों टेंशन को बैलेंस करेगी, तो पक्का वो टेंशन किसके बराबर हो जाएगी, 2T के बराबर हो जाएगी। अब तुमने क्या कहा, सम ऑफ टेंशन डॉट मोशन। मोशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, मोशन का मतलब वेलोसिटी भी हो सकता है, और मोशन का मतलब एक्सेलरेशन भी हो सकता है, जो आपको लेना हो। यहां पर एक्सेलरेशन के बारे में पूछा गया तो अपन एक्सेलरेशन लेंगे। तो हमने देखा कि इसका टेंशन फोर्स और इसका एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में है। एक ही डायरेक्शन में जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। मतलब ए डॉट बी जो है वो सिंपल ए बी के बराबर हो जाता है अगर ए और बी के बीच में एंगल कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। तो यहां पर हमने देखा कि पहले ब्लॉक के लिए टेंशन डॉट मोशन कितना आया, 2T मल्टीप्लाइड बाय A1 आ गया। cos 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसको देखो, इसको देखो, टेंशन फोर्स ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है, तो अब की बार एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो यहां पर आ जाएगा आपका प्लस टेंशन फोर्स है T, एक्सेलरेशन या मोशन है A1 और एंगल कितना है 180 डिग्री। 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, रख देंगे अपन, और कुल मिला के किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो जैसे cos 180 रखेंगे तो ट्वाइस ऑफ T मल्टीप्लाइड बाय A1 माइनस T मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, ये A2 आएगा यहाँ पर, ठीक है, T मल्टीप्लाइड बाय A2, cos 180 की जगह मैंने -1 रख दिया, ये कुल मिला के कितना होना चाहिए, 0। तो T से T कट गया, इधर चला जाएगा तो T कट जाएगा, तो सीधा सीधा रिलेशन आ जाएगा कि ट्वाइस ऑफ A1 किसके बराबर होना चाहिए, A2 के बराबर होना चाहिए। अब से आप इस ट्रिक को यूज करो, दोनों चीजें आ गई आपको ऐसे, बट ये ट्रिक जो है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस को भी आसान बना देगी। जैसे एक एग्जाम्पल है जिसमें इस ट्रिक से आप बहुत फटाफट तरीके से कर पाओगे क्वेश्चन को। फटाफट से लेते हैं अपन एग्जाम्पल। एक ऐसी स्मूथ रॉड है और इसके ऊपर एक रिंग आपने रखी हुई है, इसके ऊपर आपने एक रिंग, एक छल्ला जो है वो इस तरीके से आपने रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो रिंग है इसको ऐसे रस्सी से बांध रखा है और यहां पर एक पुली है, ठीक है, और ये जो रस्सी है वो इस पुली के ऊपर से ऐसे जा रही है और एक ब्लॉक से बंधी हुई है। ये ब्लॉक हो गया आपका M। अभी ये जो एंगल बन रहा है वो कितना है, थीटा है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, और इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है v नीचे की तरफ। तो बताओ इस रिंग की स्पीड v डैश जो है वो कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले तो देखो सवाल जैसे ही है ना, आपको ये पता लगाना है कि कौन सा हथियार लगेगा। तो आप देखोगे यार इसकी मोशन दे रखी है और इसकी मोशन के बारे में पूछा गया है और ये दोनों रस्सी से बंधे हुए हैं, तो तुम्हें तुरंत पता पड़ जाएगा। सर ने साफ साफ बताया था कि जब भी रस्सी से बंधे हुए ब्लॉक्स की मोशन का रिलेशन पूछा जाए क्या यूज करो, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट यूज करो। पता पड़ गया यार यहां पर ये हथियार लगेगा, और कैसे लगेगा वो तो सर ने बताया था, टेंशन डॉट मोशन कितना होना चाहिए, 0। तो हमने देखा कि इसके ऊपर टेंशन फोर्स डेवलप हो रहा है कितना,
इस डायरेक्शन के अंदर टी, और इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है कितना, रस्सी सेम है तो टी। इसके लिए अगर अपन देखेंगे टेंशन इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो आप लिखोगे टेंशन वेलोसिटी हो गया v डैश और मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच का एंगल कितना है cos थीटा। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट, टेंशन और मोशन का डॉट प्रोडक्ट। इसके लिए प्लस टेंशन है t, वेलोसिटी है v, जो भी मोशन है वो वेलोसिटी हो गई v, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो एंगल कितना हो जाएगा cos 180 डिग्री, और ये कुल मिला के होना चाहिए 0। चलो तो अपन यहां पर रखेंगे t इंटू वी डैश इंटू कॉस थीटा, और cos 180 -1 होता है तो ये माइनस हो गया, इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो सिंपली t मल्टीप्लाइड बाय v रह जाएगा। t से t कट गया तो v डैश जो है वो आ जाएगा आपका v अपॉन कॉस थीटा, या फिर v डैश को आप लिख सकते हो v sec थीटा। ऐसे आप दोनों की मोशन के बीच का रिलेशन निकाल सकते हो। अब आपको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपके पास में दो इंफॉर्मेशन आ चुकी है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कब यूज करना है और कैसे यूज करना है, दोनों चीजें हमारे पास में। अब हम पूरी तरीके से तैयार है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही एक और कंस्ट्रेंट मोशन का एग्जांपल आपसे पूछा जाता है जिसको बोला जाता है वेज कंस्ट्रेंट। इसको एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको कि मान लो ऐसी कुछ सिचुएशन दे रखी है आपको, मान लो ऐसी कुछ सिचुएशन दे रखी है कि ऐसा एक ट्रायंगुलर वेज है, ट्रायंगुलर इंक्लाइंड है, ठीक है ना, और ये स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। इसके ऊपर रखा हुआ है, एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, ये एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ठीक। चलो जब तक रखा हुआ है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है कि एक इस तरीके का ब्लॉक और है, एक इस तरीके का ब्लॉक और है, जो कि वही दोनों सारी सरफेसेस स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। इस तरीके का ब्लॉक और है जो कि फिक्स है, मतलब इधर की तरफ नहीं खिसक सकता, ये फिक्स हो रखा है, और इधर की तरफ भी नहीं जा सकता, ये क्या हो रखा है, फिक्स हो रखा है। ये सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक। तो इसमें भी आपसे सवाल लगभग वैसा ही पूछा जाता है कि अगर ये वाला जो ब्लॉक है ये कुछ डिस्टेंस नीचे चला गया, नीचे ले जाके बताता हूं मैं, ये ब्लॉक जो है वो धीरे 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 खिसक के कहां पर आ गया, धीरे 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 खिसक के यहां पर आ गया, इस जगह पर आ गया, ये इस जगह पर आ गया। तो ये खिसकते खिसकते अगर नीचे आ गया तो पक्का ये जो ट्रायंगुलर वेज है ये पीछे चला गया होगा। इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई होगी कि ये खिसक के कहां पर चला गया होगा, ये खिसक के इस तरीके से पीछे चला गया होगा। ऐसी सिचुएशन बनी होगी। थोड़ी देर बाद में आप देखोगे तो ये तो खिसक के कहां पर आ गया, नीचे आ गया, और ये पीछे की तरफ चला गया। तो आपसे यही पूछा गया है कि बताओ ये वाली जो डिस्टेंस है इसका नाम रखा है अपनों ने, इस डिस्टेंस का नाम रखा है अपनों ने x1, और ये वाली जो डिस्टेंस है इसका नाम अपनों ने रखा है x2। इनके बीच का रिलेशन क्या है, या v1 और v2 के बीच का रिलेशन क्या है, या a1 और a2 के बीच का रिलेशन क्या है, जो भी आपसे पूछा जाए तो आप ले सकते हो। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ रिलेशन बिटवीन x1 एंड x2 ये क्या है, ये आपको बताना है। तो v1 v2 के बीच में पूछा जा सकता है, a1 a2 के बीच में भी पूछा जा सकता है, ठीक। तो x1 x2 का आ गया तो वह सेम रिलेशन होगा v1 v2 और a1 a2 के बीच। कैसे पता लगाएंगे, तो देखो वैसे तो यहां पर आप सीधा सीधा देख पा रहे हो एक ट्रायंगल बन रहा है। कैसे ट्रायंगल बन रहा है, देखो देखो कैसे ट्रायंगल बन रहा है। ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है,
तो पक्का ये वाला जो एंगल है, यहां से अगर मैं इसको मिला दूंगा, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसके अंदर हमें पता लगाना है कि रिस्पेक्टिव एंगल्स कौन से होंगे, रिस्पेक्टिव एंगल्स कौन से होंगे। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा तो घूम फिर के ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि एक आपका पैरेललोग्राम बन रहा है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो डायगोनल एंगल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मतलब ये वाले कॉर्नर पर जो एंगल बन रहा है वही वाला एंगल इस वाले कॉर्नर के ऊपर बन रहा होगा। और साथ ही साथ में ये जो डिस्टेंस है x1, इतनी की इतनी डिस्टेंस ये वाली होगी, ये वाली डिस्टेंस भी तो आपकी कितनी हो जाएगी, x1 ही हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास में एक ट्रायंगल आ गया, और इस ट्रायंगल से हम सीधा सीधा x1 x2 के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं। हम देखेंगे कि इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो हम देखेंगे कि जो tan थीटा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, मतलब x1 डिवाइडेड बाय x2। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि x1 जो होगा वो पक्का किसके बराबर हो जाएगा, x2 tan थीटा के बराबर हो जाएगा। या फिर उल्टा लिख सकते हो, या फिर उल्टा लिख सकते हो कि जो x2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, x1 अपॉन tan थीटा के बराबर हो जाएगा, या फिर x1 मल्टीप्लाइड बाय cot थीटा के बराबर हो जाएगा। जो आपसे पूछा जाए वो आप रिलेशन यहां पर बता सकते हो। एक तो सीधा सीधा मेथड ये है, एक मेथड वही है जो हमारी ट्रिक है वो यहां पर भी काम करेगी। वहां पर हमने टेंशन डॉट मोशन लिया था, यहां पर सम ऑफ, यहां पर सम ऑफ नॉर्मल डॉट मोशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 0। सेम ट्रिक यहां पर भी यूज करी जा सकती है। सर कैसे, देखें एक बार करके बताओ। तो देखो ये दोनों ब्लॉक्स आपस में कांटेक्ट में है, तो इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा है, ग्रीन वाले के ऊपर नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा है, और येलो वाले के ऊपर नॉर्मल फोर्स जो है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। दोनों के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट लगेगा। येलो वाला ग्रीन के ऊपर उधर लगा रहा है, और ग्रीन वाला येलो के ऊपर इस डायरेक्शन में लगा रहा है। ठीक है, अच्छा इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ x1 वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है x1 वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ है। ठीक है, तो ये जो n है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा इधर और एक कंपोनेंट होगा इधर। सीधा एंगल ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका n cos थीटा। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और ये हो जाएगा आपका n sin थीटा। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो n cos थीटा के अपोजिट हो रहा है और n sin थीटा के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का तो डॉट प्रोडक्ट वैसे भी जीरो होता है, तो हमें कौन सा वाला कंपोनेंट लेना है, n cos थीटा। n cos थीटा अपोजिट है, एक तो अपन लिखेंगे कि नॉर्मल फोर्स हो गया n cos थीटा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका x1, और क्योंकि दोनों अपोजिट है तो cos 180 की जगह आपको -1 भी रखना पड़ेगा। एक तो प्रोडक्ट हमने इसके लिए निकाल लिया। अच्छा इसको देखते हैं, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन के अंदर होगा। अपन पता लगा सकते हैं कि ये वाला एंगल घूम फिर के कितना आ जाएगा, थीटा। तो ये आपका हो जाएगा n cos थीटा। एक सेकेंड रुको, ये थीटा है, इधर जाएंगे तो थीटा, सॉरी ये 90, ये वाला थीटा होगा इसमें, ये एंगल थीटा नहीं होगा। ठीक है, ये एंगल थीटा होगा इसके अंदर, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सर कैसे पता लगाया, देखो यहां से अगर अपन एक ऐसे पैरेलल लाइन खींच दें, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा है तो ये वापस से घूम फिर के थीटा आ जाएगा। अब की बार ये हो जाएगा n cos थीटा, बट इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, और ये हो जाएगा n sin थीटा। अब की बार जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ट्रायंगुलर वेज का वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब n sin थीटा की डायरेक्शन में हो रहा है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर नॉर्मल फोर्स तो हो गया n sin थीटा, और डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका x2, दोनों एक ही डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव, और ये सम कितना हो जाएगा 0। इसको अपन उधर ले जाते हैं,
तो n साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय x2 किसके बराबर आ जाएगा, n कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय x1। n से n कट गया तो यहाँ से साइन थीटा को उधर ले जाएंगे, तो जो x2 है वो किसके बराबर आ जाएगा, x1। कॉस अपॉन साइन किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये उस चीज का भी एग्जाम्पल है कि ट्रिक हमेशा शॉर्ट हो जरूरी नहीं है। जैसे यहां पर ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल था, अगर आप स्मार्ट हो तो आप ट्रिक का यूज नहीं करोगे, आप अपने कॉमन सेंस का यूज करोगे। जो मैंने पहला मेथड आपको बताया था कि सीधा एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगाई और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट ठीक है, अगर आप ट्रिक वाइज चलना चाहते हो, सेम ट्रिक को आप यहां पर भी यूज करना चाहते हो, तो आपके पास में एक रास्ता है। हालांकि उसको लगाना बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगा होगा, बहुत सारे बच्चों ने तो गिव अप कर दिया होगा कि पता नहीं सर क्या बता रहे हैं, नॉर्मल इधर इधर कंपोनेंट वगैरह। ठीक है, ऐसे बच्चों के लिए मेरा पहला मेथड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं हर मेथड बताता हूँ बच्चों को, क्योंकि किसी बच्चे को कौन सा मेथड स्ट्राइक करता है, किसी बच्चे को कौन सा मेथड स्ट्राइक करता है, सबका अलग अलग है मामला। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा वेज कंस्ट्रेंट। ऐसे सवाल भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहां से अगर अपन आगे बढ़े तो कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं। ठीक है, जैसे क्या हुआ, सेल नहीं है इसके, कहाँ चले गए। एक सेकंड रुको, ऐसे ही चला लेते हैं। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वैसे तो अपन इसका बहुत बार यूज कर चुके हैं, आई होप सबको पता भी होगा, बट कुछ बारीक चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज, फोर्स जो है ना, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि दो एंटिटीज के म्यूचुअल इंटरेक्शन से जनरेट होती है। जैसे फील्ड जो होता है, अब तो खैर आप ड्रॉपर्स हो मैक्सिमम बच्चे, फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, इस सिंगल एंटिटी की वजह से जनरेट होती है। सिंगल चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा। सिंगल मैग्नेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगी। सिंगल मास होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट कर देगा। फील्ड जो है सिंगल एंटिटी से जनरेट हो जाती है, बट अगर आपको फोर्स जनरेट करना है तो आपको दो एंटिटीज चाहिए। भाई अगर मुझे फोर्स लगाना है तो किसी के ऊपर लगाना होगा ना। अगर पूरे यूनिवर्स में मैं ही अकेला हूं तो फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि मैं लगाऊंगा किसके ऊपर फोर्स। तो फोर्स जो है वो हमेशा दो एंटिटीज का म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है। ध्यान रखना, फोर्स इज अ म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ टू बॉडीज और टू एंटिटीज। एंड दैट्स व्हाई न्यूटन के सामने एक क्वेश्चन आया, यार अगर दो बॉडीज के बीच का इंटरेक्शन है तो पहले कौन लगाता है फोर्स, और दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं या नहीं लगाते, और अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उन फोर्सेस के बीच का रिलेशन क्या होता है। ये बहुत, आपको पता है न्यूटन के लिए सबसे डिफिकल्ट था थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिराइव करना। और आपको बताता हूं, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो इसीलिए वर्क करता है क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन वर्क करता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ध्यान रखना। ठीक है, तो फिर न्यूटन ने इसका आंसर खोजा, उसने बोला कि हाँ भाई, फोर्स जो है वो दो बॉडीज का म्यूचुअल इंटरेक्शन है। दोनों बॉडीज साइमल्टेनियसली इंटरेक्ट करती है, मतलब पहली के द्वारा दूसरी पर जो फोर्स लगेगा और दूसरी के द्वारा पहली पर जो फोर्स लगेगा वो साइमल्टेनियस होगा। साथ ही साथ में दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, और नेट फोर्स जीरो रहे इसके लिए जरूरी है कि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन आपस में अपोजिट हो, एंड दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बोथ बॉडीज विल अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर विच इज साइमल्टेनियस। तुम ये नहीं कह सकते कि पहले एक्शन आया बाद में रिएक्शन आया, इसीलिए एक्शन रिएक्शन बोलना गलत है इन फोर्सेस को, है ना। दोनों साइमल्टेनियस होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है, एंड दैट इज माय फ्रेंड्स कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बहुत बारीक चीज है, ठीक है। और इसी का जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है
वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि जब भी किसी सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, ठीक है, व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज जीरो, नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड। जैसे मान लो कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है बी, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और इंटरनल फोर्स तो एग्जिस्ट कर सकता है। इंटरनल फोर्स कैसे एग्जिस्ट करता है, इसके ऊपर मान लो इधर की तरफ लग रहा है फोर्स, तो इंटरनल फोर्सेस में अभी अभी देखा था न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो पक्का इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा और सेम मैग्नीट्यूड वाला फोर्स होगा। अब इस फोर्स की वजह से इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो आप लिख सकते हो कि एफ इज नथिंग बट इसका मोमेंटम। तो इसका मोमेंटम मान लो ऐसे है कि पी ए फाइनल माइनस पी ए इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टी, ऐसे लिखा आपने। ये तो हुआ ए के लिए। अच्छा, बी के ऊपर जो फोर्स लगा उसका मैग्नीट्यूड तो एफ ही है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए उसको मैंने लिखा है माइनस एफ वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। ये आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये आपका नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए हमने इसको, अच्छा इसको लिखेंगे कैसे अपन, इसको अपन लिखेंगे पी बी फाइनल, भाई इसकी वजह से इसका मोमेंटम तो चेंज हो रहा है, माइनस पी बी इनिशियल डिवाइडेड बाय टी, ऐसे हमने लिखा। तो ये तो हो गया फॉर ए, ठीक है, हमने ए के लिए सेकंड लॉ को लगाया, ठीक है, और हमने यहां पर बी के लिए किसको लगाया, सेकंड लॉ को लगाया। और ये जो नेगेटिव साइन है ये किसकी वजह से आया है, ये थर्ड लॉ की वजह से आया है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के वर्क करने के लिए दोनों की आवश्यकता होती है बेटा। सेकंड लॉ भी यूज कर रहे हैं अपन, और थर्ड लॉ का भी यहां पर अपन यूज कर रहे हैं। अब देखो, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड किया, हमने क्या कर दिया, 1 + 2 कर दिया। तो हमने देखा इधर तो ये आपस में कैंसिल आउट होके कट गए, और इधर क्या आया, पी ए एफ माइनस पी ए आई, ठीक है, और इधर आया प्लस पी बी एफ माइनस पी बी आई। जो नीचे टी था वो वैसे भी इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये जो दोनों नेगेटिव है इसको अपन उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा पी ए एफ प्लस पी बी एफ, ये किसके इक्वल हो गया, पी ए आई प्लस पी बी आई के इक्वल हो गया। मतलब नेट मोमेंटम, नेट मोमेंटम ऑफ सिस्टम, सिस्टम ए प्लस बी रिमेन्स कंजर्व। वो आपको हमेशा क्या नजर आ रहा है, सेम नजर आ रहा है। अकेले ए का मोमेंटम देखोगे चेंज हो रहा है, अकेले बी का मोमेंटम देखोगे चेंज हो रहा है, अकेले ए का मोमेंटम देखोगे चेंज हो रहा है, अकेले बी का मोमेंटम देखोगे चेंज हो रहा है। लेकिन पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है, ए और बी का फाइनल मोमेंटम और ए और बी का इनिशियल मोमेंटम, ये अगर आप देखोगे तो ये आपको हमेशा कंजर्व नजर आएगा, सेम नजर आएगा, ठीक है। तो ये कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है, इसके जो प्रॉब्लम्स है वो और इंटरेस्टिंग हो जाएगी जब अपन सेंटर ऑफ मास, जब अपन सेंटर ऑफ मास के बाद में इसके बारे में अपन और ढंग से बात करेंगे। अभी बस इसको एज अ हथियार आपको संभाल के रखना है। एक बार सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है वो भी सिस्टम के लिए डिफाइन होता है, सिस्टम के लेवल पर जब अपन बात करना सीख जाएंगे, जान जाएंगे, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कल परसों हो जाएगा ये काम, ठीक है ना। तो आप देखोगे इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस आपको नजर आएंगी।
बट अभी सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन के डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस के रूप में आप इसको ध्यान रख सकते। ठीक है, तो हो गए हमारे हथियार सारे के सारे इकट्ठे। हमने हर एक हथियार को चलाना भी सीख लिया, कब चलाना है, कैसे चलाना है, सब कुछ सीख लिया। अब अपन क्या करते हैं, कुछ रैंडम क्वेश्चंस फेंकते हैं अपने ऊपर, देखते हैं कि क्या हर वैरायटी का क्वेश्चन हमारी रेंज में है या फिर नहीं है। ठीक है, अब आएगा आपको मजा, अब आएगी असली टेस्टिंग। ठीक है, जैसे मान लो हमने ये क्वेश्चन फेंका, जैसे उस क्वेश्चन को पढ़ा तो कुछ चमका या नहीं चमका, ये आपको मुझे कमेंट्स के अंदर बताना। क्या कह रहा है, 0.5 किलोग्राम की बॉल है, मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स अ हार्ड वॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब की बार ये वाला एंगल 30 दे रखा है, सबको दिख रहा होगा आई गेस। विद द वॉल, दिख रहा है ना 30, यस दिख रहा है। इट इज रिफ्लेक्टेड विथ द सेम स्पीड एट द सेम एंगल। इफ द बॉल इज इन कॉन्टेक्ट, तो टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट दे रखा है। द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल इज। अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुमने पिछले 2-3 लेक्चर जो देखे एनएलएम के ऊपर, तुम्हें मजा नहीं आ गया क्या इस सवाल को देख के? ये नीट का सवाल है, अभी कुछ ही साल पहले पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। सर ने डायरेक्ट ट्रिक बताई थी इसकी, तो कि जो फोर्स होता है वो अपन कैसे निकालते हैं, वो अपन निकालते हैं ट्वाइस ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम। क्या? नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम। नॉर्मल किसके? वॉल के नॉर्मल डिवाइडेड बाय कांटेक्ट टाइम। तो कांटेक्ट टाइम हमें डायरेक्ट दे रखा है, बस ये चीज निकालनी है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम। और ये तो बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। ये देखो, ये बॉल आ रही है ऐसे, ये बॉल आ रही है ऐसे, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा दीवार के नॉर्मल, और एक कंपोनेंट इधर होगा दीवार के पैरेलल। ये एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल अब की बार क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो ये जो कंपोनेंट है P cos 30, ये तो दीवार के पैरेलल हो गया, और P sin 30 जो है, रटना मत, ये दीवार के परपेंडिकुलर हुआ। हमने जो क्लास में क्वेश्चन किया था उसमें उल्टा था, कि उसमें एंगल हमने हॉरिजॉन्टल से लिया था, इसलिए रटना नहीं चाहिए। ट्रिक सीखो तो हमेशा बारीकी से सीखो। तो हमें तो नॉर्मल कंपोनेंट लेना है, दीवार के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, मतलब P sin थीटा लेना है। तो फोर्स जो है वो हो जाएगा हमारा, फोर्स जो है वो हो जाएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय P। P मतलब मोमेंटम, मोमेंटम कितना है? मास है 0.5 किलोग्राम, और वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया मोमेंटम। साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, रख देंगे अपन, डिवाइडेड बाय कांटेक्ट टाइम। कांटेक्ट टाइम कितना है आपका? 0.25 है। हो गया सवाल। तो ये हुआ आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 0.25। अच्छा, 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 आ जाएगा, तो ये दोनों मिलके इसको काट देंगे। 12 इंटू 2 करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 24 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। बताओ क्या दिक्कत हुई इसके अंदर? ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आसान है। देखो एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद से कर सकते हो या नहीं, ऐसे क्वेश्चंस ये बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रैंडम क्वेश्चंस है। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज इन कांटेक्ट विथ द कार्ट c। ठीक है, as shown in figure, the coefficient of static friction between the blocks and the cart is mu. The acceleration alpha of the cart will prevent the block from falling. ठीक है, तो ये कौन सा रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, ये आपको बताना है। याद करो,
मैंने आपको स्पेशली बताया था कि अगर किसी प्लैंक पर आपको ब्लॉक को बिना फ्रिक्शन के स्टेशनरी रखना है, बिना फ्रिक्शन के स्टेशनरी रखना है, ठीक है ना, तो आपको पूरे के पूरे प्लैंक को मूव करना पड़ता है। या फिर वो पतंग वाला एग्जाम्पल याद आ रहा है, वही तो है ये कि आप इस पतंग को इस छाती पर चिपका के रखना चाहते हो, कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो देखो कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे यहां पर। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा m मल्टीप्लाइड बाय एल्फा, जो कि सूडो फोर्स होगा। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और ये इसके कांटेक्ट में है, ये इसके कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल फोर्स भी लगेगा यहां पर किस डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन में। और इसको नीचे फिसलने से बचाएगा कौन? फ्रिक्शन। नीचे फिसलने से बचाएगा कौन? फ्रिक्शन, F। ऐसे यहां पर फोर्सेस लगेंगे। तो जैसे ही फ्रिक्शन इन्वॉल्व हुआ, हमें पता पड़ गया कि हमारा जो स्टेप नंबर 1 होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा F मैक्स को फाइंड आउट करना। F मैक्स कितना होता है? हमेशा म्यू इंटू एन होता है। अब यहां पर देखो, यहां पर सीधा सीधा आप देख रहे हो एन खुद किसके बराबर है? m मल्टीप्लाइड बाय एल्फा के बराबर है। ये जो n है ये m एल्फा से क्या हो रहा है? क्योंकि अगर फिसलेगा भी तो नीचे फिसलेगा, तो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर फोर्सेस तो वैसे ही बैलेंस होते हैं, तो जो भी मोशन होगी वो नीचे होगी, तो ये फोर्सेस तो वैसे भी क्या हो जाएंगे? बैलेंस। तो n किसके बराबर हो जाएगा? m एल्फा। तो n की जगह मैंने रख दिया म्यू, n की जगह रख दिया m मल्टीप्लाइड बाय एल्फा। पहला स्टेप क्लियर। अब हम चाहते हैं, अब हम चाहते हैं द एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ड दैट विल प्रिवेंट द ब्लॉक। हम चाहते हैं कि ब्लॉक जो है वो फिसले ना, उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं। यानी कि हम चाहते हैं, तो स्टेप 2 जो होगा वो हो जाएगा हमारा कंडीशन कि हमारा जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जो फिसलने की कोशिश करवा रहा है इसको, मतलब mg, ठीक है, वो या तो कम हो या बराबर हो इसके कंपैरिजन में, F मैक्स के कंपैरिजन में। तब तो हमारी कंडीशन क्या करेगी? वर्क करेगी। और यहां पर F एक्सटर्नल की तरह कौन वर्क कर रहा है? खुद mg वर्क कर रहा है। तो mg शुड बी लेस देन और इक्वल टू F मैक्स, मतलब म्यू टाइम्स m टाइम्स एल्फा। m से m चला गया, तो जो एल्फा है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू अपॉन g होना चाहिए। इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू अपॉन, उल्टा तो नहीं, जी अपॉन म्यू होना चाहिए। हाँ मैंने उल्टा लिख दिया, जी अपॉन म्यू होना चाहिए। हर एक चीज को अगर बारीकी से समझोगे तो फिर तुम्हें मजा आएगा यार फिजिक्स के अंदर। फिर तुम्हें लगेगा कि यहाँ पर कोई नई नई ट्रिक्स नहीं बताई जा रही हर न्यूमेरिकल के अंदर, अब बेटा आ जाओ ये सवाल इसमें देखो ये फलाना डिमका, ये नहीं करा जा रहा। यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट्स को पकड़ लिया है बच्चे से। अब हम क्या करेंगे, चाहे कैसा भी सवाल हो उसको उन्हीं की टर्म्स में ब्रेक करेंगे। देख रहे हो आपके सामने हो रहा है सब कुछ। आपको एक भी क्वेश्चन अगर नया लग रहा हो तो बताना, सब कुछ हमारे रेंज के अंदर होगा, और ये सब रैंडम क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं। अ पर्सन ऑफ मास 60 किलोग्राम इज इनसाइड अ लिफ्ट ऑफ मास 940 किलोग्राम। लिफ्ट के अंदर है, ठीक है। अच्छा, लिफ्ट का खुद का मास कितना दे रखा है? 940 किलोग्राम दे रखा है। एंड प्रेसेस द बटन ऑन द कंट्रोल पैनल, लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड्स विथ एन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी हमें दे दिया टेंशन इन सपोर्टिंग केबल। तो देखो वैसे तो टेंशन किसके बराबर होती है? ठीक है ना, नॉर्मल कंडीशंस में जो टेंशन फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल कंडीशंस में जो स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स होता है, स्ट्रिंग मतलब जिसने लिफ्ट को सपोर्ट दे रखा है, तो वो पक्का किसके बराबर हो जाएगा? टोटल वेट। टोटल वेट में क्या हो जाएगा? वेट ऑफ पर्सन भी आ जाएगा, ठीक है, प्लस वेट ऑफ लिफ्ट भी आ जाएगा, इन दोनों के बराबर होता है। ऐसे लिख सकते हैं अपन कि नॉर्मल कंडीशन में टेंशन जो होता है, पर्सन का मास लिफ्ट का मास मल्टीप्लाइड बाय जी के बराबर हो जाता है।
मल्टीप्लाइड बाय जी के बराबर हो जाता है। बट जैसे ही लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करने लग जाती है, लिफ्ट एक्सेलरेट करती है अपवर्ड्स, तो हमने देखा था कि आपका वेट बढ़ जाता है। तो पहले तो कुछ ऑप्शन काट दो, बट टोटल वेट कितना था आपका 940, और 60 करोगे 1000, और 1000 को जी से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 10,000। तो पक्का आंसर 10,000 से ज्यादा होना चाहिए। वैसे ही कट गए ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला ऑप्शन कट गया, वैसे ही कट गया। फिर भी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो हमें बताया कि जैसे लिफ्ट एक्सेलरेट करने लगती है अपवर्ड्स, तो आपका जो जी इफेक्टिव है वो किसकी इक्वल हो जाता है, वो जी प्लस ए के इक्वल हो जाता है। देखा था ना आप लोगों ने, जो वेट होता है वो एम जी प्लस ए हो जाता है। तो जी इफेक्टिव किसकी तरह हो गया, जी प्लस ए के इक्वल। अब की बार जो टेंशन फोर्स है टी डैश, वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाय जी इफेक्टिव। यानी कि स्मॉल एम की जगह अपन रख सकते हैं 60, कैपिटल एम की जगह रख सकते हैं 940, और जी इफेक्टिव की जगह रख सकते हैं जी। जी मतलब 10 प्लस ए मतलब 11। तो ये हो जाएगा आपका 1000 मल्टीप्लाइड बाय 11, 11,000 न्यूटन। ये आपका आंसर हो जाना चाहिए, 11,000 न्यूटन। ऑप्शन थर्ड हो जाना चाहिए आपका आंसर। वैसे तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन इतने लल्लू थे कि हमें सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं थी, एग्जाम में ये भी किया करो, ठीक है ना। बट फिर भी मैं तो अभी आपको सिखा रहा हूं तो हर एक चीज करके बताऊंगा। ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 masses m1 m2 m3 कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ पुली। तो अब स्ट्रिंग से पुली से हमें डर नहीं लगता, सर ने बहुत अच्छे से कंफर्टेबल फील करवा दिया है। द मास m1 हैंग्स फ्रीली, m2 m3 आर ऑन अ रफ। तो सब कुछ डायग्राम में दिया हुआ है ना, उसी को डिस्क्राइब किया जा रहा है। फ्रिक्शन है यहाँ पर, स्मूथ नहीं है सर्फेसेस। द पुली इज फ्रिक्शनलेस एंड इज ऑफ नेग्लिजिबल मास। तो पुली आइडियल है, स्ट्रिंग आइडियल है। द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मास m1। तो हमें पता है कि क्योंकि ये रस्सी से बंधे हुए हैं, इसका मतलब पक्का ये जितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, इसको मजबूरी में उतने ही एक्सेलरेशन से आगे जाना पड़ेगा, और इसको भी मजबूरी में उतने ही एक्सेलरेशन से आगे जाना पड़ेगा। इस एक्सेलरेशन को सपोर्ट कौन सा फोर्स करेगा, इसका वेट m1 मल्टीप्लाइड बाय जी। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, कितना लगेगा, म्यू एस या म्यू जो दे रखा है, जो m2g है वो n से बैलेंस हो जाएगा। तो डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं म्यू इंटू एन, एन की जगह लिख सकते हैं अपन म्यू इंटू m2 मल्टीप्लाइड बाय जी। ऐसे इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो हो जाएगा म्यू इंटू m3 मल्टीप्लाइड बाय। सर टेंशन फोर्स तो आपने बनाया ही नहीं, क्योंकि टेंशन फोर्स को अपन इग्नोर कर देते हैं। किस कंडीशन में, जब सभी ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम हो, सबको अपन कंबाइंड सिस्टम ले लेते हैं, टेंशन को इग्नोर कर देते हैं। इसलिए मैंने टेंशन की बात ही नहीं करी। सर आपने नॉर्मल और mg तो बनाया ही नहीं, क्या जरूरत है। वैसे मुंह जबानी कर लो ना कि जो नॉर्मल फोर्स होगा वो m2g के इक्वल होगा, इसका नॉर्मल फोर्स m3g के इक्वल होगा, और उसको हमने यहाँ पर यूज भी कर लिया। तो जो काम की चीज है वो करो, क्योंकि अब अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। अब अपन क्या कर सकते हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3, ये अपन ले सकते हैं अपना एज अ कंबाइंड सिस्टम। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि तीनों का एक्सेलरेशन सेम है, सर ने बहुत क्लियरली हमें बताया था। तो ओवरऑल जो एक्सेलरेशन आएगा वो कैसे निकालेंगे, सपोर्टिंग फोर्स। तो सोचो एक्सेलरेशन को सपोर्ट कौन सा फोर्स कर रहा है, m1 मल्टीप्लाइड बाय जी, माइनस अपोजिंग फोर्स। तो ये वाला फोर्स अपोज कर रहा है एक्सेलरेशन को, ये वाला फोर्स अपोज कर रहा है। तो म्यू इंटू m2 मल्टीप्लाइड बाय जी एंड म्यू इंटू m3 मल्टीप्लाइड बाय जी, ये दोनों अपोज कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो टोटल मास हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। और यहां पर ये भी कह रखा है कि m1 m2 और m3 तीनों ही किसके इक्वल है, m के इक्वल है। तो और आसान हो जाएगा एक्सेलरेशन निकालना, ऊपर आ जाएगा mg
माइनस म्यू एम जी, माइनस म्यू एम जी, और नीचे एम 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 ऐड होके कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन। m तो आ गया कॉमन, g भी आ गया कॉमन, अंदर रह जाएगा आपका 1 माइनस ट्वाइस ऑफ म्यू, और नीचे बचा हुआ है आपका 3m, m से m चला गया, तो एक्सेलरेशन आ गया 1 माइनस ट्वाइस ऑफ म्यू डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो आंसर्स को देख के घबराने की जरूरत नहीं है यार। 1 माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय जी, ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर हमारा। क्या है जरूरत यहाँ पर डरने की, जब सर ने आपको हर एक चीज इतने अच्छे से दिखाई है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अ बैलून विथ मास m इज डिसेंडिंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन a। तो अब की बार जो आपका बलून है, इसका ओवरऑल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये हो गया आपका केस नंबर 1। मान लो इसका मास कितना है, m है, तो अपन इक्वेशन बना सकते हैं कि इसके ऊपर एक फोर्स तो डेफिनेटली लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कौन सा, इसका वेट, दैट इज m इंटू जी। अभी हमें इतना ही पता है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। हमें इतना कह रखा है कि a जो है वो लेस देन g है। अब अगर ये बलून फ्री फॉल करता तो पक्का एक्सेलरेशन किसके बराबर होता, g के बराबर होता। बट क्वेश्चन में कह रखा है कि एक्सेलरेशन g से कम है, इसका मतलब कोई तो फोर्स है जो कि इसको रोक रहा है, mg को रोक रहा है, और वो है आपका एयर रेजिस्टेंस, हवा का रेजिस्टेंस। वैसे तो अपन इसको नेग्लेक्ट करते हैं, बट यहां पर हमें हिंट मिला कि यार एक्सेलरेशन जी से कम है, जबकि बैलून तो फ्री है, यानी कि पक्का हवा का रेजिस्टेंस भी यहाँ पर कंसिडर करना है। फिर आगे हमें बोल भी दिया जाएगा, आगे अपन ले लेते हैं। हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट so that it starts moving up with an acceleration a। अब हमारा जो केस नंबर 2 है, ये तो केस नंबर 1 था, ये हमारा केस नंबर 2 हो गया। हमने कुछ मास निकाल लिया, अब बलून का जो मास है वो रह गया m माइनस स्मॉल m, और स्मॉल m क्या है आपका, रिमूव्ड मास। इतना मास हमने निकाल लिया, तो अब कितना रह गया, m माइनस m रह गया। और जैसे हमने निकाला तो ये अब की बार सेम एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लग गया, अब की बार इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड हो गया। अब तो क्लियर ही हो गया कि भाई पक्का एक्सेलरेशन ऊपर है, इसका मतलब पक्का एक फोर्स तो डाउनवर्ड लग ही रहा था, लगना ही पड़ेगा। इसका वेट, वेट मतलब m माइनस स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय g, एक फोर्स आपका ऊपर भी लग रहा है, दैट इज एयर रेजिस्टेंस। अब ये जो एयर रेजिस्टेंस है ये मास पे डिपेंड नहीं करता, ये सरफेस एरिया पे, स्पीड पे डिपेंड करता है। तो इसको अपन अज्यूम कर सकते हैं कि ये सेम है, ठीक है ना। अज्यूम दैट इट्स वॉल्यूम डज नॉट चेंज, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है बलून, तो वो तो सेम है, इसलिए हमने एफ ए को दोनों कंडीशन में सेम माना। अगर यहां पर इक्वेशन बनाएंगे तो अपन कैसे लिखेंगे, यहां पर अपन लिखेंगे कि एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, सपोर्टिंग फोर्स, एक्सेलरेशन को सपोर्ट कौन कर रहा है, एम जी, माइनस अपोजिंग फोर्स, अपोज कौन कर रहा है, एफ ए, डिवाइडेड बाय मास कितना हो गया इसका, कैपिटल एम हो गया। यहां से तो ये इक्वेशन बनी। अब ये जो एयर रेजिस्टेंस है तो ये हो जाएगा आपका एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ ए। एफ ए की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी एम जी माइनस एम ए। एक तो चीज हमने ये पता लगा ली, एक तो चीज हमने ये पता लगा ली। यहां पर चलते हैं, यहां पर अपन लगाएंगे तो वही एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा, सपोर्टिंग फोर्स। तो अब की बार एफ ए सपोर्ट कर रहा है, एम माइनस स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाय जी ये अपोज कर रहा है, और डिवाइडेड बाय मास कितना है आपका, एम माइनस स्मॉल एम। तो देखो इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा एम इंटू ए माइनस स्मॉल एम इंटू ए। एफ ए की जगह अपन ये रख सकते हैं, तो एम जी माइनस एम ए ये रख दिया, ठीक है। और इसको भी अपन खोल लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का एम जी, माइनस का एम जी, और माइनस माइनस प्लस का
स्मॉल एम जी। सेकंड रुको, प्लस का स्मॉल एम जी, ठीक है ना। तो हमें तो स्मॉल एम की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी सबको एक तरफ ले जाते हैं, स्मॉल एम को इस तरफ ले आते हैं। तो ये देखो, ये जो माइनस एम ए है इसको मैं उधर ले जाता हूँ, माइनस एम ए को मैं उधर ले गया, तो लिख देता हूँ इधर कि एम ए उधर ले जाते पॉजिटिव हो गया, एम जी पहले से ही पॉजिटिव था, ठीक है। और इनको देखो, ये जो एम जी है ये इधर आया, ठीक है, तो ये आ गया आपका। तो मैं इसको जैसे जिधर ले जा रहा हूँ उसी तरफ लिख देता हूँ, ठीक है ना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको। तो ये एम ए इधर की इधर था, कोई दिक्कत नहीं है। ये एम जी इधर आ गया तो माइनस का एम जी बन गया। अच्छा, ये माइनस का एम ए जो है ये इधर आके प्लस का एम ए हो गया, ठीक है। और एम जी से एम जी कट रहा था तो वो वैसे ही काट देते अपन, एम जी से एम जी कट गया तो ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा यही लिखो, एम जी से एम जी कट गया, ये एम ए इधर आ गया तो प्लस एम ए एक और आ गया, और इसको अपन उधर ले जाएंगे तो स्मॉल एम कॉमन आके रह जाएगा ए प्लस जी, ये दोनों जुड़ के भी ट्वाइस ऑफ एम ए हो जाएंगे। तो स्मॉल एम की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ एम इंटू ए डिवाइडेड बाय ए प्लस जी। ये आपका हो जाना चाहिए आंसर, ट्वाइस ऑफ एम। अच्छा, मैंने स्मॉल एम की जगह कैपिटल एम लिखा है, बलून का मास, तो वो आप देख लेना। तो ट्वाइस ऑफ बलून का मास मल्टीप्लाइड बाय ए डिवाइडेड बाय ए प्लस जी, ट्वाइस ऑफ बलून का मास मल्टीप्लाइड बाय ए डिवाइडेड बाय ए प्लस जी, ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट। कैलकुलेशन वाला पार्ट दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कैसे करते हो क्या करते हो, ठीक है ना। बट ये जो चीज है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि यार इसके ऊपर एक फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, एक्सेलरेशन जो है वो लेस देन जी है, यानी कि पक्का एक फोर्स ऊपर, देखो क्वेश्चन में कहीं नहीं लिख रखा, ये हमें पता लगाना था। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ये भी पूछा गया है, शायद जेई या नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, बट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन माना गया था जब भी पूछा गया था, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज्ड थे कि एयर रेजिस्टेंस लेना है या नहीं लेना है। कईयों ने तो दावा भी ठोक दिया कि क्वेश्चन गलत है, कि हमें तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कि एयर रेजिस्टेंस लेना है। अरे भाई साफ दे दिया, ये रहा, ए इज लेस देन जी, साफ साफ कह दिया गया है, ए लेस देन जी है, इसका मतलब पक्का एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी होती है। आगे चलते हैं अपन यहाँ से। A plank with a box on it at one end is gradually raised about the other end। वही वाला बात है कि अपन इसको सीधा था तो धीरे 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 उठा रहे हैं। As the angle of inclination with the horizontal reaches 30 degree, the box starts to slip। तो इसकी तो रिलेशन भी हमें पता है, वो एंगल ऑफ रिपोज वाली। Slides 4 meter down the plank in 4 seconds। The coefficient of static and kinetic friction between the box and the plank will be respectively। तो एक तो चीज हमें डायरेक्टली पता है कि जो वो एंगल ऑफ रिपोज वाला कांस्टेंट जो रिलेशन था, उससे हमें पता है कि जो म्यू एस हुआ करता था वो किसके बराबर हुआ करता था, वो हुआ करता था टेन थीटा के बराबर। एंगल ऑफ रिपोज वाला कॉन्सेप्ट कि जब आप एक सरफेस के ऊपर ब्लॉक को रख के ऊपर उठाते जाते हो, एक पर्टिकुलर एंगल पर स्लाइड होने लगता है ब्लॉक, ठीक है। तो वही चीज कह रहा है कि एज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन विद द हॉरिजॉन्टल रीचेस 30 डिग्री, द बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप। बॉक्स जो है वो स्लिप करना स्टार्ट कर देता है। तो वो जो थीटा है वो हमें गिवन है, यहाँ पर कितना गिवन है थीटा, हमें गिवन है 30 डिग्री। तो म्यू एस तो डायरेक्ट ही निकल गया, म्यू एस इज नथिंग बट 1030 डिग्री, और 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। एक तो इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, 1/√3 की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। फिर आगे चलते हैं अपन। द बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप एंड स्लाइड्स 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकेंड। अब क्या हुआ कि वो 4 मीटर डाउन चला गया, स्लाइड करने लगा और फिर 4 मीटर डाउन चला गया। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लैंक
विल बी रिस्पेक्टिवली। तो थोड़ा अपन और इसमें दिमाग लगा लेते हैं कि सही कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक, स्टैटिक ज़्यादा होगा, काइनेटिक कम होगा। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, वैसे भी ये भी करेक्ट नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक ऑप्शन आएगा। तो हम निकालते हैं कि हमारा कौन सा आ रहा है। तो म्यू एस 1/√3, 1/√3 की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो सॉल्व करना है ना, तो √3 से ऊपर कर दो मल्टीप्लाई, और नीचे √3 और √3 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। √3 कितना होता है 1.732, इसको अपनों ने 3 से डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा करो इसको, 3 से डिवाइड करोगे तो 0.5, ठीक है। बचेंगे कितने 15, 2 बचेंगे 23, तो लगभग 0.58, मतलब ऑलमोस्ट 0.6 आ रहा है, ऑलमोस्ट 0.6 आ रहा है। मतलब एक ही ऑप्शन हमने किया और उससे हमें पता पड़ गया। देखो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे इसको। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हमें डायरेक्ट पता है एंगल ऑफ रिपोज वाली कंडीशन से म्यू एस किसके बराबर होता है, tan थीटा। थीटा कितना दिया है जिसपे स्टार्ट हो गया स्लाइड होना, 30। तो जैसे ही 30 रखा, tan 30 की वैल्यू, ठीक है, 1/√3 इससे करके हमने निकाल लिया कि ऑलमोस्ट 0.6 होना चाहिए हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। हमने ऑप्शंस देखे, यार ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, ऐसे भी तो 0.6 आ रहा है ना, तो जिसमें 0.6 आ रहा है, अब इसमें 0.6 आ रहा है, इसमें 0.6 आ रहा है, इसमें हमने देखा यार दोनों बराबर है, बराबर हो नहीं सकते, यानी कि पक्का ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट होना चाहिए। बट ये तो खैर एग्जाम वाला तरीका है, हमने ऑप्शंस नलीफाई करके एक ही बार में कर दिया। तो ये एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसे चाह रहा है तुमसे कोई, तो जिसने एग्जाम में दिया ये क्वेश्चन वो चाह रहा है कि तुम ऐसे करो इसको सॉल्व। पूरा सॉल्व करते हैं अपन, म्यू के भी निकालते हैं। अब क्या हुआ, चलो म्यू के निकालते हैं अपन। तो ये हो गया भाई साहब, स्लिप करने लग गया, काइनेटिक फ्रिक्शन इसके ऊपर लगने लग गया। अब जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगा तो देखो कैसे, मैंने आपको यही बताया था ना कि ये जो कंपोनेंट होता है, ये जो कंपोनेंट होता है ये हमेशा एम जी कॉस कंपोनेंट होता है, और ये कंपोनेंट हो जाता है आपका साइन। ये हमेशा याद रखना है ताकि बार बार आप कंफ्यूज ना हो जाओ। नॉर्मल फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, नॉर्मल फोर्स लगा इधर की तरफ, ठीक है, और फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, फ्रिक्शन लग रहा है इस तरफ। तो फ्रिक्शन हो गया आपका म्यू के मल्टीप्लाइड बाय एन, और एन एम जी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू के मल्टीप्लाइड बाय एम जी कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि एन किसके बराबर होगा, एम जी कॉस थीटा। एनीवेज जो एक्सेलरेशन होगा वो आपका पैरेलल डायरेक्शन में होगा, एनीवेज जो एक्सेलरेशन होगा वो लॉग मतलब इस इंक्लाइन के पैरेलल डायरेक्शन। तो यहां पर सबसे पहले तो अपन यही निकालते हैं कि एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए। तो हमारे हिसाब से एक्सेलरेशन होना चाहिए सपोर्टिंग फोर्स, तो सपोर्ट कौन कर रहा है एक्सेलरेशन को, m इंटू जी इंटू साइन थीटा, ये सपोर्ट कर रहा है, माइनस अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन, यानी कि म्यू के इंटू एम इंटू जी इंटू कॉस थीटा, ये अपोज कर रहा है, डिवाइडेड बाय स्मॉल m, इसका मास, m से m कट गया, a की वैल्यू आ गई g साइन थीटा, मतलब g मल्टीप्लाइड बाय 1/2, थीटा कितना है 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई। म्यू के हमें निकालना है, माइनस म्यू के हमें निकालना है, m कट चुका है, g कॉस थीटा, तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन कि a इज नथिंग बट g डिवाइडेड बाय 2 इज कॉमन, अंदर रह जाएगा 1 माइनस √3 टाइम्स म्यू के, ये आ जाएगा। तो तुम महसूस करो कि ये सवाल कितना उलझाने वाला सवाल था। अगर इसको आप नहीं स्मार्टनेस के साथ सॉल्व करोगे तो तुम कितना टाइम वेस्ट कर दोगे। स्मार्टनेस है तो यहीं पर ये सवाल हो गया, ऑप्शन देखे करेक्ट। स्मार्टनेस नहीं है तो फिर आपको ये सब करना पड़ेगा, और फिर भी कुछ गलती हो जाए तो कोई गारंटी नहीं है। करते हैं भाई, अब तो आपको सिखाना ही है तो मुझे तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका एक्सेलरेशन हो गया, ठीक। अब हमारे हिसाब से एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए स्टार्ट टू स्लिप,
स्लाइड्स 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकेंड। तो अगर अपन यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 4 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, ठीक है, टाइम कितना लिया गया 4 सेकेंड का टाइम लिया गया, और एक्सेलरेशन ऑलरेडी हमारे पास में है। एक्सेलरेशन जो है वो कितना है हमारा, ये g डिवाइडेड बाय 2 1 माइनस रूट 3 टाइम्स म्यू के, ये एक्सेलरेशन है। तो s u a और t किस इक्वेशन में आते हैं, सेकंड इक्वेशन के अंदर आते हैं। तो सेकंड इक्वेशन का अपन यूज करेंगे, s मतलब 4 मीटर किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ut तो 0 हो गया, हाफ इंटू a का मतलब g का यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाय 2, g कहा गया है 10, नहीं कहा गया तो कोई बात नहीं, अपन 10 ले लेते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 2 1 माइनस रूट 3 टाइम्स म्यू के, तो हाफ, ठीक है, इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमने रख दिया, इनटू टाइम का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर हो गया आपका 16, टाइम का स्क्वायर हो गया आपका 16। तो ये देखो 2 और 2 4 से 16 कटा कितनी बार, 4 बार, 4 से ये 4 कट गया, तो 1 माइनस रूट 3 म्यू के, ये खुद किसके बराबर आ गया, 10 को इधर भेजेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 10 या फिर 0.1 के बराबर आ गया, यानी कि रूट 3 टाइम्स म्यू के जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो 1 माइनस 0.1 करेंगे 0.9 के बराबर आ गया। म्यू के किसके बराबर आ जाएगा, म्यू के आ जाएगा आपका 0.9 डिवाइडेड बाय रूट 3 के बराबर। रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय 3, मतलब 0.3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 का मतलब हो जाएगा 1.732। मल्टीप्लाई करो इसको तो अल्टीमेटली आंसर आ रहा है, अल्टीमेटली आंसर आ रहा है, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो इसको सॉल्व करो तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, डेसिमल तो अपन लगा ही लेंगे, पॉइंट हटाओ, डेसिमल लग चुका है, तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे लगभग 0. ठीक है 0.3, और आगे आ रहा है 3 हो गया, 3 इंटू 7 21, ये आ रहा है यार, एक सेकंड रुको, इसको सॉल्व करो, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 1.732, बड़ काहे आ रहा है, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 1.732, पता नहीं कैसे मैं गलत मल्टीप्लाई कर रहा था भाई, मेरा दिमाग खराब हो चुका है, मैं गलत सलत कर रहा हूँ, कैलकुलेटर से किया तो ये आ रहा है 0.51, 0.51 आ रहा है, ठीक है ना, मतलब लगभग 0.5 आ रहा है। मेरा दिमाग भाई, मैं करना ही नहीं चाहता था ना ये ये तो तुम मजबूर कर रहे हो मुझे, मैं अगर नीट का एग्जाम दे रहा होता मैं कब का इसका आंसर लगा के आगे बढ़ चुका होता, बट ठीक है, तुम्हें सिखाने के लिए मुझे सब रामायण करनी पड़ रही है, ठीक है ना। तो समझो इस चीज को, इस चीज को समझो, कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, ऐसा नहीं है कि हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते पूरा ये वो, बट जब अपन ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं तो हमें थोड़ा स्मार्टनेस का भी यूज करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दिमाग को बेच के बैठ जाओ, ठीक है ना, वो वाला एग्जाम्पल है, कर लिया पूरा कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कर चुके थे। अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें उलझाने की कोशिश करी गई है इस क्वेश्चन में। आगे देखो, अ ट्रक इज स्टेशनरी एंड हैज अ बॉब सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग इन अ फ्रेम अटैच्ड टू द ट्रक। ये आपका ट्रक है, ठीक है, इस तरीके का आपका ट्रक है, और हैज अ बॉब सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग, तो यहां पर ऐसे एक तरीके का धागा और उससे एक तरीके का मांस इस तरीके से लटका रखा है। द ट्रक सडनली मूव्स टू द राइट विथ एन एक्सेलरेशन ए, जैसे ट्रक ए एक्सेलरेशन से मूव करने लगेगा, ट्रक क्या बन जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमें पता है
कि अभी तक तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे थे? एक फोर्स लग रहा था mg डाउनवर्ड, एक फोर्स लग रहा था टेंशन अपवर्ड। ये दोनों बैलेंस थे, खुश थे, दुनिया मस्त चल रही थी। बट जैसे ही ट्रक ने एक्सेलरेट करना चालू किया, इसके ऊपर एक और फोर्स लगने लगा, दैट इज एम ए। पहले ये दोनों बैलेंस थे, अब जैसे ये वाला फोर्स लगा, बैलेंस टूट गया। वापस से बैलेंस कब जाके मिलेगा हमें? वापस से बैलेंस जाके मिलेगा हमें किसी पर्टिकुलर एंगल पर, यहां जाके हमें बैलेंस मिलेगा, थीटा एंगल पर जाकर हमें बैलेंस मिलेगा। ठीक है, कैसे बैलेंस मिलेगा? अब की बार mg फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन फोर्स थोड़ा सा टिल्ट हो चुका होगा T, और ma जो है वो इधर की तरफ लग रहा है। अब ये तीनों फोर्सेस इस एंगल पर जाकर एक दूसरे से बैलेंस। भाई यहां तो हो ही नहीं सकते ना, यहां तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा वो ऊपर या नीचे आएगा, और वैसे भी बैलेंस थे तो आएगा ही नहीं, तो ये तो इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकते। अब इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं, कैसे? चलो सर लेके आते हैं। तो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन, तो ये फोर्स पहले से वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये वाला फोर्स पहले से हॉरिजॉन्टल है। सिर्फ इसको डिवाइड करना है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा आपका टी कॉस थीटा, और यहां पर आ जाएगा आपका टी साइन थीटा। थीटा हमें किससे लेना है? द पेंडुलम विल टिल्ट टू द लेफ्ट एंड एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ पेंडुलम विद द वर्टिकल लेना है, तो विद द वर्टिकल ही लिया हम। तो बैलेंस करो, तो आपने टी साइन थीटा को तो बैलेंस कर दिया किससे? एम ए से, और टी कॉस थीटा को आपने बैलेंस कर दिया किससे? एम जी से। दोनों को डिवाइड कर दिया, टी से टी चला गया, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा? एम से एम चला गया, ए अपॉन जी, तो थीटा आ जाएगा आपका टेन इनवर्स ए अपॉन जी। इतने एंगल पर जाकर आपका पेंडुलम ये आ जाएगा। ठीक है, तो द ट्रक सडनली मूव्स टू द राइट, राइट डायरेक्शन में मूव किया, तो पेंडुलम लेफ्ट डायरेक्शन में चला गया, टू द लेफ्ट। ठीक है, चलो सब में टू द लेफ्ट है। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द पेंडुलम विद द वर्टिकल इज टेन इनवर्स ए अपॉन जी। ऑप्शन नंबर 2 हमें यहां पर करेक्ट नजर आ रहा है। कर लोगे? सीधा सीधा शूडो फोर्स का क्वेश्चन है, सीधा सीधा शूडो फोर्स का क्वेश्चन है। A body of mass m is kept on a rough horizontal surface, बहुत अच्छी बात है। A horizontal force is applied on the body but it does not move, does not move इसका मतलब static friction लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम जो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, the resultant of normal reaction and the frictional force acting on the object is given by F, whereas F is, तो पक्का जो फ्रिक्शन लग रहा है, पक्का जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो लेस देन एफ मैक्स है, लेस देन एफ मैक्स है, या ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन वाली कंडीशन है ना, यानी कि पक्का जो फ्रिक्शन है वो एफ मैक्स, एफ मैक्स किसके बराबर है? एफ मैक्स होता है म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन, और एन किसके बराबर है? एम जी के बराबर है। पक्का फ्रिक्शन जो है वो म्यू एम जी से कम है, पक्का, पक्का फ्रिक्शन जो है वो म्यू एम जी से कम है। और आपको पता ही है कि रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स जो होता है, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स जो होता है, जिसको अपन यहां पे एफ लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो वेक्टर फॉर्म में तो किसके बराबर हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स के बराबर हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो। और मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा जाए, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा रूट के अंदर फ्रिक्शन का स्क्वायर, फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर। अब फ्रिक्शन जो है उसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ये हो सकती है। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन जो होगा वो पक्का इसके बराबर या इससे कम होगा। इसका मतलब एफ जो है वो भी पक्का या तो कम होगा या बराबर होगा किसके? फ्रिक्शन की जगह अपन रख देंगे म्यू एम जी, तो म्यू एम जी का स्क्वायर, और एन की जगह एम जी रखेंगे तो एम जी का स्क्वायर। तो एफ जो होगा वो पक्का लेस देन इक्वल टू होगा, एम जी तो आ गया बाहर, रूट के अंदर रह गया म्यू स्क्वायर प्लस 1, ये रह गया आपका।
ये हो जाएगा आपका रिजल्ट। ये कंडीशन ध्यान रखना, ये बहुत कॉमन कंडीशन है कि जब भी आप किसी ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाते हो, ब्लॉक रफ सरफेस के ऊपर रखा हो और ब्लॉक मूव नहीं कर रहा होता, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा होता, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है किस किस का, फ्रिक्शन का और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का, यानी कि जो आप फोर्स लगा रहे हो, बराबर ही होगी बात है ना, वो का जो मैग्नीट्यूड है वो पक्का लेस देन इक्वल्स टू एम जी टाइम्स रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर होगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका करेक्ट, ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, और आगे चलते हैं अपन। ऑल सर्फेसेज आर अज्यूम्ड टू बी फ्रिक्शनलेस, बहुत अच्छी बात है। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ, ये हम लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स, दैट मस्ट बी अप्लाइड सो दैट m1 एंड m2 डू नॉट मूव रिलेटिव टू m3। तो सोचो, जैसे ही आपने फोर्स F लगाया तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, पूरे के पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो गया, क्योंकि सब सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, ये भी जाने लगेगा, ये दोनों स्टेशनरी है इसके रिलेटिव, तो ये भी सेम एक्सेलरेशन से इसके साथ साथ जाने लगेंगे। कंबाइंड सिस्टम ले सकते हैं ना अपन। तो सपोर्टिंग फोर्स क्या हो गया आपका F, कोई फ्रिक्शन वगैरह तो है नहीं, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना हो गया आपका m1 प्लस m2 प्लस m3, कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है यहाँ। और जैसे ही आपका सिस्टम एक्सेलरेट करने लगा, ये क्या बन गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। क्या बन गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। तो कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट मस्ट बी अप्लाइड सो दैट m1 एंड m2 डू नॉट मूव। अब आ जाते हैं अपन m1 m2 के ऊपर। देखो m2 के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, m2g लग रहा है नीचे और टेंशन फोर्स लग रहा है ऊपर। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो पक्का टेंशन फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, m2g के बराबर हो जाएगा। सर ये इसके कांटेक्ट में है तो नॉर्मल फोर्स भी तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा। नॉर्मल फोर्स लगा इधर की तरफ और शूडो फोर्स लगा अपोजिट डायरेक्शन में, m2 मल्टीप्लाइड बाय a, ये दोनों आपस में बैलेंस कर लेंगे, हो गई कहानी। तो t और m2g आपस में क्या हो गए, बैलेंस हो गए। एक कहानी तो हमारी यहां से क्लियर हो चुकी। अच्छा, जितना टेंशन यहाँ पर है उतना का उतना टेंशन यहाँ पर भी होगा, तो ये T यानी कि m2g जो है वो यहाँ पर भी लगेगा, और शूडो फोर्स इसके ऊपर भी लग रहा होगा, कितना, m1 मल्टीप्लाइड बाय a। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो जैसे इनको बैलेंस करवाएंगे अपन देखेंगे T मतलब m2g ये किसको बैलेंस कर रहा होगा, m1 a को बैलेंस कर रहा होगा। तो m2g किसके बराबर आ गया, m1, और a की वैल्यू कितनी है, f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। यहां से f की वैल्यू कितनी आई, m1 प्लस m2 प्लस m3 मल्टीप्लाइड बाय m2 मल्टीप्लाइड बाय g डिवाइडेड बाय m1। ये आपका आंसर आ जाना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सारे लोग इसमें गच्चा खा जाएंगे, जिन्होंने कंसेप्चुअली नहीं सीखा, इधर उधर अंधेरे में तीर मारते हैं, फोकट में फीड बॉडी डायग्राम बनाते रहते हैं, नहीं कर पाएंगे इसको। तो स्टेप बाय स्टेप सीखने वाला बच्चा ही कर पाएगा। जो बच्चा सबसे पहले तो ये देखेगा कि यार सब एक साथ मूव कर रहे हैं, मतलब सबको कंबाइंड सिस्टम लेके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, फिर क्योंकि सिस्टम के पास में एक्सेलरेशन है तो सबके ऊपर शूडो फोर्स लगेगा, वही बच्चा कर पाएगा इस क्वेश्चन। कितना आया, m1 प्लस m2 प्लस m3 m2g डिवाइडेड बाय m1, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज। ऐसे हम कर सकते हैं। एक और सवाल लेते हैं अपन। दो ब्लॉक्स हैं, m1 4 किलोग्राम का है, m2 6 किलोग्राम का है, कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास, मतलब आइडियल स्ट्रिंग है, पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली एज शोन इन फिगर। ठीक है, टाइम ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक m1 एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज 0.4, फ्रिक्शन भी है। व्हेन सिस्टम रिलीज्ड द मास m1 एंड m2 स्टार्ट एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेट होने लग गए। What additional mass small m should be placed over m1 so that masses m1 plus m slide with uniform speed? कीवर्ड पकड़ो, कीवर्ड पकड़ो, स्लाइड विथ यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब
लॉ ऑफ इनर्शिया लगेगा। इसका मतलब नेट फोर्सेस को क्या किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है। कैसे बैलेंस करेंगे इसको, अगर अपन एक कंबाइंड सिस्टम ले लेंगे, ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा m1 प्लस स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय g, इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा T, और ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा N, और इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन F। ये फोर्सेस लग रहे होंगे, ठीक। इधर m2 को देखो, एक फोर्स लग रहा होगा नीचे m2g, और एक फोर्स लग रहा होगा टेंशन T। अगर ये दोनों यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं तो ये भी यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा, मतलब इसके भी फोर्सेस को क्या किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता पड़ गया कि T खुद किसके बराबर हो जाएगा, m2g के बराबर हो जाएगा। T खुद किसके बराबर हो जाएगा, m2g के बराबर हो जाएगा। इसके फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो n खुद किसके बराबर हो जाएगा, m1 प्लस स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय g के बराबर हो जाएगा। T के बारे में हमने पता लगा ही लिया कि m2g के बराबर है। अब बच रहा है हमारा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, तो इसकी वैल्यू जो है वो पक्का कम होगी या बराबर होगी, किसके कंपैरिजन में, म्यू इंटू एन के कंपैरिजन में। मतलब फ्रिक्शन जो होगा वो पक्का कम होगा या बराबर होगा किसके, म्यू इंटू एन। एन का मतलब हो गया m1 प्लस स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय। अब इनको बैलेंस करो, इधर से फ्रिक्शन को और इधर से टेंशन को बैलेंस करो, तो आप कह सकते हो कि आपका जो फ्रिक्शन है वो टेंशन, टेंशन मतलब m2g के बराबर होगा, और फ्रिक्शन जो है वो पक्का लेस देन होगा और इक्वस टू होगा किससे, ये म्यू इंटू m1 प्लस स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय। ये जो फ्रिक्शन है जिसकी वैल्यू t के बराबर है, t की वैल्यू m2g के बराबर, वो पक्का इससे कम होगा या फिर बराबर होगा। बस इसको सॉल्व कर लो। m2 की जगह अपन क्या रख सकते हैं, 6, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 10, g की जगह मैंने 10 ले लिया, शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू। म्यू कितना दे रखा है, 0.4 दे रखा है। m1 कितना दे रखा है मुझे, m1 दे रखा है 4, प्लस स्मॉल m मेरे को निकालना है, और g की वैल्यू ले ली मैंने 10। तो यहाँ पे देखो, ये 0.4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, तो 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 4 प्लस m। ठीक है, तो काटो इसको, तो ये 3 बार कट गया और ये 2 बार कट गया, ये 2 से 5 बार कट गया, तो 15 आ गया। 15 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 4 प्लस m। 4 को इधर ले जाएंगे तो 15 माइनस 4 कितना बचा, 11। 11 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू m, उल्टा लिख दो, m शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11। मतलब कम से कम हमें 11 किलोग्राम का मास रखना पड़ेगा, कम से कम, तब जाके हम ये काम कर सकते हैं। तो यही हमसे पूछा गया था, व्हाट एडिशनल मास m शुड बी प्लेस्ड, कितना एक्स्ट्रा मास रखना पड़ेगा, कम से कम 11 किलोग्राम का हमें मास रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट। वैसे इसका 12 किलोग्राम जो है वो भी राइट आंसर है, 12 किलोग्राम रखने पर भी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ठीक है, लेकिन हाँ हमें एग्जैक्ट वो वाला केस लेना है जो कि हमारा क्रिटिकल केस होता है। ठीक है, 11 किलोग्राम, जैसे ही 11 किलोग्राम का मास रखोगे आपका सिस्टम जो है वो क्या होने लग जाएगा, आपका सिस्टम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने लगे। ठीक है, ठीक है बेटा, आ रहा है सबको समझ में। चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से सीखा है, बहुत अच्छे से समझा है, तो आप हर प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आई गेस दिस इज लास्ट क्वेश्चन जो कि मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सब बच्चे कर सकते हो। ठीक है,
ऐसा क्वेश्चन हमने प्लेन पे रख के तो करा था, बस उसी को इंक्लाइन पे रख दिया गया है। हिंट मैं दे देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप कर सकते हो, एक बार ट्राई करना। M1 के सारे फोर्सेस ड्रॉ करना, ठीक है, और T1 की वैल्यू निकाल के देखना। पहले तो सबका कंबाइंड एक्सेलरेशन निकालना, ठीक है। मैं स्टेप्स बता देता हूँ। सबसे पहले तो क्योंकि सब सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, तो सबसे पहले तो कंबाइंड एक्सेलरेशन निकालेंगे। F, ठीक है, ये सपोर्टिंग फोर्स हो गया, माइनस M1 प्लस M2 प्लस M3 मल्टीप्लाइड बाय G मल्टीप्लाइड बाय cos 60 डिग्री, ये अपोजिंग फोर्स हो गया। सबका वेट का सबका वेट का एक कंपोनेंट जो है वो इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। ऑब्वियसली साइन कंपोनेंट होगा, वो साइन 60 होगा, ठीक है, साइन 60। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कॉस होता है, पैरेलल साइन होता है। तो ये तो आपका हो गया सपोर्टिंग फोर्स। टेंशन फोर्स अपन इग्नोर करते हैं, लेकिन सबके वेट का जो साइन कंपोनेंट है वो क्या करेगा, अपोज करेगा। सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। चलो मैं कर ही देता हूँ यार, है ना, इतना सही टाइम लगेगा। F कितना दे रखा है, 120, ठीक है, माइनस M1 M2 और M3 2 4 और 6 मतलब 12 हो गया। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3 डिवाइडेड बाय 2, नीचे आ जाएगा आपका 12। तो 12 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 10 को भी बाहर ले लो, तो 10 टाइम्स 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2, इतना हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन। दिस विल बी योर एक्सेलरेशन। अब किसी भी इसको पकड़ो, जैसे M1 को पकड़ो, ठीक है, तो M1 के लिए अपन देखेंगे कि M1 का जो एक्सेलरेशन है, सपोर्टिंग फोर्स है T1, अपोजिंग फोर्स है M1 मल्टीप्लाइड बाय G मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 डिग्री डिवाइडेड मास है M1। ए हमारे पास में है 10 टाइम्स 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। इधर T1 हमें निकालना है, माइनस M1 कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाय G मतलब 10 साइन 60 मल्टीप्लाइड बाय √3 डिवाइडेड बाय 2, और नीचे M1 कितना है 2 है, तो 2 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 20 टाइम्स 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका T1, ठीक है, 2 से 2 कट गया, माइनस 10√3, तो 20 आ गया एज इट इज, 22 से कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस 10√3 आ गया। इधर आ गया आपका T1 और इधर आ गया माइनस 10√3, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो T1 की वैल्यू आ गई आपकी सीधे सीधे 20। तो ऐसे ही आप T2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, किसी भी ब्लॉक को पकड़ के, M3 को पकड़ के आप T2 की वैल्यू निकाल सकते हो। सब कुछ सिखा रखा है। सवाल, अगर मान लो इसको अपन हॉरिजॉन्टल रख देते तो भी टेंशन फोर्स इतना ही निकल के आता। निकाल के देखना एक बार, हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है ना, बट यस मेथड है हमारे पास में। मैं होमवर्क दे रहा था पहले तो, बट रहने दो मैंने ही करवा दिया। T2 तुम निकाल सकते हो अब, ठीक है ना, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, मैं चाहता हूँ क्लास को यहीं पर बंद कर दिया जाए, ठीक है। तो दिस इज इट। आई होप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अगर आप पिछली 3 क्लासेस देख लोगे अच्छे से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 3 क्लासेस लगी, ऐसे ही जब आप रोटेशन पढ़ोगे तो उसमें भी 3 क्लासेस लगेंगी, बट उसके अलावा जितने भी चैप्टर हैं क्लास 11th के, वो सिंगल या फिर डबल क्लासेस के अंदर पूरे हो जाएंगे। अब बहुत जल्दी जल्दी आपका सिलेबस जो है वो आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। आई विल ट्राई कि मैं नीट से बहुत पहले, मतलब विद इन दिस मंथ, ठीक है ना, मैं फिर प्रॉमिस नहीं कर रहा, कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा, बिल्कुल मेरे पे भरोसा मत करना, बिल्कुल मेरे पे रिलाय मत करना, क्योंकि मेरे स्वास्थ्य का, ठीक है ना, मैं कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलूँगा, बट यस प्लान यही है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।